हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। आज की इस पाठशाला में क्लास 10th के लिए व्याकरण का एक टॉपिक लेकर आई हूँ। तो शुरू करूँ उससे पहले बता दूँ कि मैं रूपाली वर्मा हमेशा आपको हिंदी से संबंधित कोई ना कोई पाठ पढ़ाती रहूँगी या जानकारी देती रहती हूँ। तो आज भी मैं क्लास 10th का जो 2 कोर्स चलते हैं, कोर्स ए और बी, उसी से संबंधित टॉपिक जो हमने अभी लास्ट टाइम पढ़ा है, जो लास्ट वीडियो में, वो है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। अगर हम आज आप में से बच्चों को पूछें क्या आपको वो टॉपिक समझ में आया, तो आप में से 99% ये कहेंगे कि हाँ, हमको समझ में आ गया। लेकिन अब अगर उसी से संबंधित हम 4 वाक्य आपके लिए रख दें और रूपांतरित करने को बोलें, तो शायद आप सब सही तरीके से रूपांतरित ना कर पाएँ, और अगर कर लेते हैं तो हम ये कहेंगे कि आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया। तो जिनको नहीं आया है या आ भी गया है तो प्रैक्टिस करिए। क्यों ज़रूरी है प्रैक्टिस? क्योंकि आप अभी तो समझेंगे कि हमें आ गया, लेकिन जब आप उसको सॉल्व करने के लिए बैठेंगे तब आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं आपसे क्या कहूँगी कि आप पहले प्रैक्टिस करिए। तो आज का ये वीडियो हमारा इसी टॉपिक का प्रैक्टिस सेशन है। बहुत सारे सेंटेंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। उसको शुरू करें मैं पहले ये बता दूं कि अगर आप में से जो बच्चे कोर्स बी के हैं, उनके में ये टॉपिक है रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण के नाम से। रूपांतरण का मतलब होता है परिवर्तन। अब वाक्य परिवर्तन या तो आप सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में बदलिए, सरल से संयुक्त में बदलिए, संयुक्त से मिश्र में बदलिए, मिश्र से संयुक्त में बदलिए, मिश्र से सरल में बदलिए। मतलब एक वाक्य से आपको दूसरे में बदलना है। बदलने के लिए वाक्य को जानना ज़रूरी है, उसके बेसिक नियम को जानना ज़रूरी है ना। तो करना तो आपको भी वही है कि वाक्य भी पढ़ने पड़ेंगे और प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो बहुत ध्यान से इसको हम देखने वाले हैं। क्या चीज़? आज का ये सेशन जिसमें हम वाक्य रूपांतरण करेंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत ही ध्यान से करना है। प्लीज़ मैं ये चीज़ कहूँगी, प्लीज़ ध्यान से करिएगा, क्योंकि अगर आप ध्यान से करोगे तो यकीन मानो कि आप ताउम्र के लिए ये वाक्य आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करें। सबसे पहले है वाक्य परिवर्तन। किसी वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाक्य परिवर्तन कहते हैं। अब आप सभी को मैंने जो समझाया है वो क्या चीज़ थी कि वाक्य 3 तरह के होते हैं। अभी जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया, मैंने उसमें आपको क्या बताया, वाक्य 3 तरीके के होते हैं। पहला वाक्य हमारा कौन सा था? सरल वाक्य। ठीक है, सरल वाक्य था। फिर उसके बाद हमारा दूसरा जो वाक्य आया वो था आपका संयुक्त वाक्य। ठीक है, क्या था आपका? संयुक्त वाक्य। फिर हम आते हैं तीसरा हमारा क्या था? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य, कुछ भी कहिए, एक ही चीज़ है। ठीक है, अब ये जो 3 तरह के वाक्य होते हैं, इन्हें आपस में ही बदलना होता है। मान लीजिए आपके पास सरल वाक्य आपको दे दिया गया है, अब इसे आपसे बोला कि संयुक्त वाक्य में बदलिए या मिश्र वाक्य में बदलिए, ये हो सकता है। ठीक है, फिर या तो आपके पास में संयुक्त वाक्य दे दिया जाएगा, फिर आपसे बोला जाएगा सरल वाक्य में बदलिए, या फिर आप इसे मिश्र वाक्य में बदलिए। ठीक है, फिर उसके बाद या तो आपको मिश्र वाक्य दिया जा सकता है जिसमें आपको बोला जाएगा संयुक्त वाक्य में बदलिए या सरल वाक्य में बदलिए। तो ये कुछ ऐसे हैं जिनका परिवर्तन सीखना है। इन सभी के कुछ बेसिक नियम भी हैं। जब हम इनको बदलेंगे तो हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। तो वाक्य रूपांतरण या वाक्य परिवर्तन तो आप समझ गए। एक वाक्य से जब हम दूसरे वाक्य में परिवर्तित करते हैं तो इसी को हम वाक्य परिवर्तन या वाक्य रूपांतरण कहते हैं। अब यहां पर हमने आपके लिए हर तरीके के वाक्य लेकर आए हैं। पहला आप अगर देखोगे तो पहला हम क्या देख रहे हैं? सरल या साधारण वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन। ठीक है, मिश्र या मिश्रित वाक्य कुछ भी ले लो। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास में आ रहा है, आप देख रहे हो, सरल बोलो या साधारण बोलो, दोनों एक ही चीज़ है। इसे हमें परिवर्तित करना है मिश्र वाक्य में। इधर हमारे सारे सरल वाक्य दिए हैं, इधर मिश्रित वाक्य दिए हैं। सरल वाक्य में आप सभी को पता है एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। ठीक है, अब उद्देश्य और विधेय जब एक ही है तो यानी कि सेंटेंस एक है।
ठीक है, सरल वाक्य में क्या होता है, एक वाक्य होता है, जबकि मिश्र वाक्य में कितने होते हैं, 2 वाक्य हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, ना जाने कितने हो सकते हैं। मतलब 2 से आगे की नंबर तक बढ़ते जाते हैं, 3 4, क्योंकि अभी ज़्यादा लेंदी वाक्य नहीं, तो आप मान के चलो कि एक सेंटेंस में आपके पास एक मिश्र वाक्य में 3 वाक्य हो सकते हैं। ठीक है, तो अब पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि जब हम सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में बदलेंगे तो सरल वाक्य में एक वाक्य है, जब हम मिश्र वाक्य में बदलेंगे तो उसे हमें 2 वाक्यों में बदल देना पड़ेगा। ठीक, दूसरा, हमें व्याधिकरण अव्यय लगाना है। ऐसे अव्यय लगाने हैं जिसकी वजह से जो हम 2 वाक्य में बदल रहे हैं, एक यानी कि पहले वाक्य को हम दूसरे वाक्य के ऊपर डिपेंड कर दें, यानी कि पहला वाक्य की जो पूर्णता है वो दूसरे वाक्य को जब हम पढ़ेंगे तभी हमें पता चलेगा। दूसरी चीज़ ये हमें याद रखनी है। तो 2 मेन चीज़ें जब हम सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में बदलेंगे, पहला, वाक्य को 2 करना है, अव्यय लगाने हैं व्याधिकरण अव्यय, जिससे पहला वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड हो जाए। ठीक है, ये पहला नियम है। यहां पर देखिए क्या है, अच्छे लड़के मेहनती होते हैं। अब यहाँ पर अब कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें 2 क्रियाएं दी होती हैं, तो उन्हें हम आसानी से 2 सेंटेंस में बदल लेते हैं, लेकिन यहाँ तो क्रियाएं एक ही दी है, मेहनती होते हैं। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये एक सेंटेंस है, आप देख रहे हैं, एक उद्देश्य है, जहाँ पर दिया है लड़के, ये हमारा उद्देश्य है। ठीक है, और मेहनती होते हैं, अच्छे मेहनती होते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, विधेय है। ठीक है, ये अच्छे लड़के हमारा क्या है, अच्छे लड़के हमारा उद्देश्य है और मेहनती होते हैं विधेय है। तो सरल वाक्य का पहला नियम हमने देख लिया, जहां पर एक उद्देश्य और एक विधेय है, सिंपल, और एक सेंटेंस है। अब हम आ जाते हैं, जब हम इसे मिश्र वाक्य में बदलेंगे तो इसी को हमें क्या करना है, इसी को हमें जो है 2 वाक्य में बदलना है। अब इस कंडीशन में जहां एक उद्देश्य एक विधेय हो और क्रिया भी सिर्फ हो, तो सिंपल एक करना कि जो आपका उद्देश्य है उसी उद्देश्य से आप एक सेंटेंस बना लेना, उद्देश्य से ही संबंधित एक सेंटेंस बना लेना और बाकी विधेय से एक सेंटेंस बना लेना। इजी वे आपको बता रही हूँ ताकि आपकी समझ में आसानी से आए। तो यहाँ पर देखिए क्या है, जो लड़के मेहनती होते हैं वे अच्छे होते हैं। तो मैंने ये जो पहला हमारा ये जो पॉइंट था, अच्छे लड़के, इसे हमने क्या कर दिया, लड़के मेहनती होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं लड़के, पहला नियम था ना हमें कि 2 वाक्य में बदलना है, तो हमने विधेय से एक जो है सेंटेंस बना लिया, लड़के मेहनती होते हैं, वे अच्छे होते हैं। ठीक है, ये देखें यहाँ पर। अब इसको आप कई तरीके से बना सकते हो, जो अच्छे लड़के होते हैं वे मेहनती होते हैं, इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, इसी का एक और बना दे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, जो लड़के मेहनती होते हैं वे अच्छे होते हैं, इसी को एक और हम वाक्य में आपको बता सकते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, जो अच्छे लड़के होते हैं वो मेहनती होते हैं। ठीक है, अब हमने क्या बोला था, हमने बोला था आपको एक विधेय से सेंटेंस बनाना है, एक उद्देश्य से बनाना है। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर एक उद्देश्य से है, एक विधेय से है, यहाँ पे भी एक उद्देश्य से है और एक विधेय से है। ये देखो, जो लड़के अच्छे होते हैं वे मेहनती होते हैं, यहाँ पर ये हमारा पहला सेंटेंस है, ये हमारा दूसरा सेंटेंस है। ठीक है, दिखा आपको। अब यहाँ पर जो पहला नियम तो हमने फॉलो कर लिया कि एक सेंटेंस को 2 में बदला। फिर दूसरा हमारा जो नियम था वो क्या था, हमें व्याधिकरण अव्यय लगाना है। अब उसके लिए व्याधिकरण अव्यय ऐसे लगाना है, जैसे हमने दिया, जो लड़के मेहनती होते हैं वे अच्छे होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो है जो और वे, ठीक है, जो और वे, ये दोनों ही हमारे क्या हैं, बताइए क्या है, ये हैं व्याधिकरण अव्यय। ठीक है, ये क्या है, व्याधिकरण अव्यय। तो समझ में आया आपको? सबसे पहले एक सेंटेंस को 2 सेंटेंस में तोड़ना है, फिर उसके बाद उनमें व्याधिकरण अव्यय को हमें लगाना है।
चलिए अब दूसरे सेंटेंस में आते हैं। छतरी वाले आदमी को बुलाओ। यहाँ पर क्या दिया गया है, छतरी वाले आदमी को बुलाओ। अब यहाँ पर दो चीजें हैं। पहला आप देखोगे यहाँ पर आदमी और उधर छतरी वाले को बुलाओ, ठीक है, छतरी वाले आदमी को बुलाओ, ये दो चीजें हैं। अब उसी को हमें दो में बदलना है, ठीक है। आदमी को बुलाओ जिसके पास छतरी है, तो यहां पर हमने क्या किया, हमने उस लगा दिया। सबसे पहले हमने क्या किया, उस लगाया, एक अव्यय ये लगाया, और जिसके पास, ठीक है, जिसके भी हमने दो अव्यय लगा दिए। अब आप देखो, उस आदमी को बुलाओ जिसके पास छतरी है। हमेशा आपको ध्यान रखना है, अव्यय जरूरी नहीं है कि दो ही लगे। पहली कंडीशन, आपको इसका मतलब ये नहीं कि आपको पहले सेंटेंस में भी कोई अव्यय लगाना है, दूसरे सेंटेंस में भी अव्यय लगाना है, ये कोई कंपल्सरी नहीं है। आपको बस अव्यय ऐसे लगाना है कि जिससे पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड हो जाए, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अब हम तीसरा सेंटेंस देखिए, वह कपड़े खरीदने के लिए बाजार गया। अब यहां तो दो क्रिया ऑलरेडी दी गई हैं, खरीदने और गया, ठीक है, दो क्रियाएं हैं, तो इन्हें आसानी से आप दो सेंटेंस में बदल सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी था, आपको यहाँ पर एक ही था, बुलाओ, पहले वाले में होते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास दो क्रियाएं दी गई, तो उसको दो सेंटेंस में बदलने में तो मुश्किल ही नहीं आनी है। अब यहाँ पर देखो, उसे कपड़े खरीदने थे इसलिए वह बाजार गया, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या बता, कपड़े खरीदने थे, बाजार गया, ये तो हमारे उसी सेंटेंस के थे। और हमने यहाँ पर जो क्या किया, उसे और इसलिए जो है, ये दो वर्ड्स हमने क्या लगा दिए, देखिए दो वर्ड्स हमने लगा दिए व्याधिकरण अव्यय के, ठीक है, जिससे एक वाक्य दूसरे पर डिपेंड हो गया। अब मिश्र वाक्य की पहली पहचान हमने क्या बताई थी, पहला वाक्य हमेशा अपूर्ण रहेगा। क्या रहेगा, अपूर्ण रहेगा। उसका संपूर्णता हमेशा दूसरे वाक्य को पढ़ने पर ही हमें पता चलेगी, क्योंकि जैसे हम पहला वाक्य पढ़ते हैं हमें अपूर्णता प्रकट हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, पहला देखिए, जो लड़के मेहनती होते हैं, हम बाद वाला नहीं पढ़ रहे हैं, बाद वाला मत पढ़ो, सिर्फ पहला पढ़ो, जो लड़के मेहनती होते हैं। सुनो क्या आवाज आई, आपको लग रहा है ये अधूरापन है, जो लड़के मेहनती होते हैं, हाँ मेहनती होते हैं, तो आगे क्या, अगर हम बोलते हैं लड़के मेहनती होते हैं तो ये अपने आप में पूर्ण वाक्य। अगर हम ये बोल दें कि जो लड़के मेहनती होते हैं, तो ये तो अपूर्ण वाक्य हो गया, क्योंकि इसके आगे भी कुछ है जो हमने पढ़ा नहीं। फिर उस आदमी को बुलाओ, किस आदमी को बुलाओ, क्योंकि यहाँ हम वाक्य लिख रहे हैं, हमें इशारा नहीं करना है, हम सिंपल बात को बोल रहे हैं। यहाँ इशारों या संकेत तो हमें बोलना ही नहीं है, जितनी भी है सब लिखित भाषा है, लिखित भाषा के हिसाब से ही हमें काम करना है। तो यहाँ पर उस आदमी को बुलाओ, ये पहला वाक्य अपूर्णता में। आप तो ये बोलोगे कि कई बार हम लोग ये सेंटेंस पूर्णता में भी, बिल्कुल हम पूर्णता में इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तब हम क्या करते हैं, तब हम इशारे से बोलते हैं उस आदमी को बुलाओ, तब हम मौखिक और सांकेतिक दोनों भाषाओं का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ हम किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सिर्फ लिखित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना हम मौखिक बोल रहे हैं और ना ही हम यहाँ पर सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में अगर हम पढ़ते हैं उस आदमी को बुलाओ, तो ये वाक्य अधूरा है, क्योंकि किस आदमी को बुलाओ ये आपको लिखित रूप में देना पड़ेगा, और इसका आंसर आपको दूसरे वाक्य में मिल रहा है। फिर आते हैं, उसे कपड़े खरीदने थे, ठीक है, उसे कपड़े खरीदने थे, ठीक है, लेकिन इसलिए वो बाजार गया। अब उसे कपड़े खरीदने थे, हाँ ठीक है, लेकिन अभी भी इसमें अपूर्णता है। जब तक हम इसको पूरा पढ़ेंगे नहीं, हमें इसकी पूर्णता का ज्ञान नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं, प्रधानाचार्य के आते ही प्रार्थना शुरू हो गई। अब इसमें भी दो ही क्रियाएं, देखिए आते और शुरू हो गई, ठीक है, यहाँ पर दो क्रियाएं हैं, तो इसे भी आप दो क्रियाएं में, जहां पर दो क्रियाएं हैं बहुत आसानी से उसे आप दो सेंटेंस में बदल सकते हैं, लेकिन जहां पर एक ही क्रिया है तब आपको विधेय, एक सेंटेंस विधेय से बनाना पड़ेगा और दूसरा सेंटेंस जो है वो उद्देश्य से बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पर दो क्रियाएं हैं, जैसे ही प्रधानाचार्य आए वैसे ही प्रार्थना शुरू हो गई। ये हुआ ना, जैसे ही प्रधानाचार्य आए प्रार्थना शुरू हो गई। अब यहाँ पर हमने जैसे और वैसे दो व्याधिकरण अवयवों को लगा दिया, ठीक है। वैसे तो हम सभी में देख रहे हैं दो दो लग रहे हैं, लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें एक भी लगता है, हो सकता है आगे आए। चलिए देखते हैं, स्वस्थ रहने के लिए भी तुम्हें दूध पीना चाहिए,
ठीक है। अब यहाँ पर ये सेंटेंस गलत है, ओके, यहाँ पर नहीं है ये सेंटेंस, ठीक है, ये गलत है। अब मैं आ जाती हूँ यहाँ पर, स्वस्थ रहने के लिए दूध पीना चाहिए। अब यहाँ पर बताइए, एक ही सेंटेंस है, इसे अगर आपको दो में करना पड़ेगा तो आप क्या करोगे? बिल्कुल सही है, मैं आपको बताती हूँ इस सेंटेंस को, अब मैं आपको बताकर समझाती हूँ। तो यहाँ पर होगा, जिसे स्वस्थ रहना है उसे दूध पीना चाहिए, ठीक है। क्या होगा, हम यहाँ क्या बोलेंगे, जिसे स्वस्थ रहना है उसे दूध पीना चाहिए, ठीक है। हमने बना दिया, देखिए, जिसे स्वस्थ रहना है उसे दूध पीना चाहिए, हो गया ना। अब यहाँ पर आप देख रहे हो, सबसे पहली चीज, जिसे और उसे, ये दो हमारे क्या है, व्याधिकरण अव्यय हमने लगाए, और स्वस्थ रहना चाहिए और दूध पीना चाहिए, हमने दो अलग अलग सेंटेंस में इसे तब्दील कर दिया। क्लियर हो गया आपको? अभी तक हमें लग रहा है कि काफी हद तक क्लियर होगा। अभी थोड़े से क्वेश्चन और हैं, आगे देखते हैं। चलिए, अभी तक हमने 5 किए, फिर से 5 देखिए क्या है। मनु ने अलौकिक दृश्य देखा। पहला सेंटेंस क्या है, मनु ने अलौकिक दृश्य देखा। अब यहां पर एक सेंटेंस है, इसे हमें करना कितना है, 2 सेंटेंस में इसे तब्दील करना है। अब उस कंडीशन में आप क्या करोगे, मनु ने एक दृश्य देखा जो अलौकिक था। अब यहां क्या है मनु ने एक दृश्य देखा। अब यहां पर जब आप देख रहे हो, अभी ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, ध्यान रखना, ये बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम पहला वाला सेंटेंस पढ़ रहे हैं, पहला सेंटेंस देखिए, मनु ने एक दृश्य देखा, तो ये सेंटेंस में पूर्णता है कि नहीं है? पहले बताइए। ये सेंटेंस अपने आप में पूर्ण है, इसलिए ये मिश्र वाक्य की कैटेगरी में आता ही नहीं है। अब आप क्या करोगे, चलो बताओ। इसमें पहले वाक्य में अगर आपको अपूर्णता लानी है, उसमें आप क्या करोगे? उसके लिए आपको कोई अव्यय लगाना पड़ेगा, जबकि आप देख रहे हो कि पहले वाले वाक्य में कोई भी अव्यय का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो कैसे करोगे? सिंपल है, आपको सिर्फ एक शब्द जोड़ना है, और एक शब्द जोड़ते ही ये वाक्य सीधे सीधे आपका मिश्र वाक्य में तब्दील हो जाएगा। कैसे? देखिए, मनु ने एक दृश्य देखा जो अलौकिक था। मनु ने जिस एक दृश्य को देखा, यहां पर हमें सिर्फ लगाना क्या है, जिस एक दृश्य को देखा वो अलौकिक था। सिर्फ एक शब्द हमने जोड़ा। हमने क्या बोला है, जब भी आपको मिश्र वाक्य में तब्दील करना है या संयुक्त वाक्य में तब्दील करना है, अगर आपके पास में सिंपल एक सरल सेंटेंस है, उसमें 2 क्रियाएं नहीं है, तो आपको एक उद्देश्य से और एक विधेय से बना देना है। अब यहां पर क्या है, मनु ने अलौकिक दृश्य देखा, एक उद्देश्य है, एक विधेय है। मनु उद्देश्य है और बाकी सारा ही आपका विधेय है। तो हमने क्या बता दिया, मनु ने जिस दृश्य को देखा वो अलौकिक था, ठीक है। मनु ने जिस एक दृश्य को देखा जो अलौकिक था, या यहां पर जो की जगह, कोई जो आ नहीं रहा सही, तो यहां पर क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा। मनु ने जिस एक दृश्य को देखा वो अलौकिक था। क्लियर हुआ? अब आ जाते हैं नेक्स्ट। मां के जाते ही बालक रोने लगा। क्या हुआ? मां के जाते ही बालक रोने लगा। अब यहां पर 2 क्रियाएं हैं, सिंपल, एक तो जाते ही और दूसरा रोने लगा। तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी 2 वाक्य में बदलने पे। तो जब मां गई तो बालक रोने लगा, तो मां गई ये पहला सेंटेंस, बालक रोने लगा दूसरा सेंटेंस, और जब और तो हमने यहां पर 2 व्याधिकरण अवयवों को लगा दिया। नेक्स्ट आते हैं, शाम होते ही वह चली गई। यहां पे भी 2 क्रियाएं हैं, शाम होते ही और चली गई, 2 क्रियाएं हैं। तो 2 क्रियाओं से जब आप मिश्र वाक्य में बदलोगे तो परेशानी नहीं आनी है। यही पूरा, जैसे ही शाम हुई वह चली गई, ठीक है, जैसे ही शाम हुई वह चली गई। तो यहां पर हमने जैसे जैसा। अब देखिए, यहां पर एक नया सेंटेंस आया जहां पर आप फिर से कुछ नया देखोगे।
क्या है, दूसरे वाले में हमने किसी भी तरह के अव्यय का इस्तेमाल नहीं किया है। हमने क्या बताया था आपसे, अभी आप मेरे वर्डिंग को याद करो, मैंने क्या बताया था, पहले वाक्य में अपूर्णता होनी चाहिए। तो यहाँ पहले वाक्य में अपूर्णता है लेकिन दूसरा वाक्य पूर्ण है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहला वाक्य की पूर्णता हमारे दूसरे वाक्य के अंदर आ रही है। ठीक है, दूसरा जो वाक्य है उसमें सही तरीके से हो रहा है। पहले वाक्य में जैसे ही शाम हुई, ठीक है, वह रोने लगी, वह चली गई, बिल्कुल सही है। हम यहाँ पर ऐसे भी लगा सकते थे, जैसे ही शाम हुई वैसे ही वह चली गई, ये भी लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पर हमने वैसे क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि दूसरे वाक्य में हम अपूर्णता ला ही ला, उस दूसरे वाक्य को हम एज इट इज़ ले सकते हैं, लेकिन पहले वाक्य में हमें अपूर्णता लेकर आनी है। ठीक, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं, मैंने एक दुबला पतला आदमी देखा। अब इस कंडीशन में ध्यान दीजिए क्या है, इस कंडीशन में हम देख रहे हैं कि सिर्फ एक ही जो है वाक्य है, क्रिया भी एक ही है, देखा। ठीक है, देखा सिर्फ एक ही क्रिया है, तो अब इसमें हम क्या करें, अब हमने समझो क्या, मैंने एक दुबला पतला आदमी देखा, तो सबसे पहले मैंने किया, मैंने एक व्यक्ति देखा जो दुबला पतला था। अब क्या ये सेंटेंस सही है? पहले अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, कमेंट बॉक्स में आंसर आपको करना है, क्या ये सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप ये पहला सेंटेंस देख रहे हो, मैंने एक व्यक्ति देखा, तो ये तो अपने आप में पूर्ण है, पूर्ण है कि नहीं है? जबकि हमें मिश्र वाक्य के नियम के हिसाब से पहले वाक्य में अपूर्णता लेकर आनी है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, उस कंडीशन में आपको पहले वाक्य में अपूर्णता लानी पड़ेगी। तो अब क्या होगा, मैंने जिस व्यक्ति को देखा, अब चूंकि यहाँ पर एक दिया हुआ है तो हमें एक शब्द तो देना ही देना है। ठीक है, अब उसमें हम तब्दील नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैंने जिस एक व्यक्ति को देखा वो जो दुबला पतला था। ठीक है, या इसको एक और कर सकते हैं, मैंने दुबला पतला व्यक्ति देखा, ये तो एक ऑलरेडी दिया हुआ है हमारे पास में, यहां पर दिया हुआ है, तो यहां पर एक व्यक्ति देखा, दुबला पतला व्यक्ति था जिसे मैंने देखा। एक दुबला पतला व्यक्ति था, क्या बोलेंगे, वो एक दुबला पतला व्यक्ति था जिसे मैंने देखा। तो यहां पर अब जो सेंटेंस दिया इसी में हम तब्दील कर सकते हैं, मैंने जिस एक व्यक्ति को देखा, मैंने जिस एक व्यक्ति को देखा वो दुबला पतला था। ठीक है, समझ में आया? इसी तरीके से आपके पास कंफ्यूज करने के लिए भी बहुत सारी चीजें आ रही हैं, वही मैं कह रही हूं, जो आपके सामने आंखों के सामने परोसा जा रहा है उससे ज्यादा आपको अपने दिमाग को चलाना है कि कहाँ क्या सही है और कहाँ क्या चीज गलत है, क्योंकि एमसीक्यू में इसी तरीके से आपके सामने रखा जाएगा और आपको परखा जाएगा कि आप कितने सतर्क हैं। फिर आते हैं, सरस कवि का सब आदर करते हैं। क्या है, सरस कवि का सब आदर करते हैं, सिंपल एक सरल वाक्य है, एक ही क्रिया है, आदर करते हैं। इस कंडीशन में जो कवि सरस होता है उसका सब आदर करते हैं। अब ये सेंटेंस पूरी तरीके से सही है, क्यों? क्योंकि कवि सरस होता है, सब आदर करते हैं, ये दिया। यहाँ पर जो और उसका जो है हमने दो व्याधिकरण अवयवों का इस्तेमाल किया, जिससे पहला वाक्य हमारा दूसरे पर डिपेंड हो गया। सिंपल चीज हो गया ना क्लियर? अभी तक आपको साधारण वाक्य से मिश्र वाक्य में बदलना आ गया। ठीक है, अब ये मतलब सोचिएगा कि हो गया काम खत्म, वाक्य दिखेंगे और आपको वो चीजें करनी होंगी। अब चलिए इसी में अब मैं एक और चीज आपके साथ करती हूं। ठीक है, यहां पर पहला ये वाक्य हम हटा देते हैं। ठीक है, हमने ये वाला वाक्य हटा दिया। अब क्या है, आइए फिर उसके बाद हम आ जाते हैं दूसरे वाक्य पे। ठीक है, जब माँ गई तो बालक रोने लगा, जब माँ गई तो बालक रोने लगी। अब इस वाक्य में आपको पता करना है मुख्य उपवाक्य। ठीक है, दो अभी मैंने ये चीज समझाई थी ना आपको, उपवाक्य क्या होते हैं। अब इस वाक्य में आपको बताना है मुख्य उपवाक्य क्या है, मतलब मुख्य क्रिया क्या हो रही है, माँ का जाना या बालक का रोना। हम किस बारे में बात कर रहे हैं?
हम यहाँ पर मेन जो बात कर रहे हैं वो बालक के रोने लगेगी। तो यहाँ पर तो बालक रोने लगा, ये हमारा मुख्य उपवाक्य है, क्योंकि साथ साथ में हमें ये भी सीखना है, क्योंकि ये आएगा जरूर, हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं आएगा, इससे संबंधित प्रश्न आएंगे जरूर। आपको पता करना है मुख्य उपवाक्य कौन सा है और आश्रित उपवाक्य कौन सा है। यहां पर हमने बता दिया तो बालक रोने लगा, ये मुख्य उपवाक्य है। अब यहां पर जब मां गई, ये आपका क्या है, जब मां गई, तो ये क्या हुआ आपका, ये आपका आश्रित उपवाक्य है। ठीक है, तो ये हमारा निकल आया आश्रित उपवाक्य। अब आप में से कितने लोग बता सकते हैं कि ये आश्रित उपवाक्य कौन सा वाक्य है, ये आश्रित उपवाक्य कौन सा वाक्य है। मतलब 3 हमने बताए थे आश्रित उपवाक्य भेद, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, अब यहां पर आपको मैंने पहला जो संज्ञा बताया था उसमें हमने बताया था पहचान क्या की होता है, तो इसमें तो की है ही नहीं, तो पहला वाला तो अपने आप में अलग हो गया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं दूसरे वाले में। ठीक है, दूसरे वाले में हमने क्या बताया था, कोई संज्ञा शब्द की विशेषता जो है वो जो मुख्य वाक्य में संज्ञा शब्द होगी उसकी विशेषता आपको आश्रित उपवाक्य में बताई जाएगी। तो यहां पर किसी संज्ञा शब्द की विशेषता आपको बताई जा रही है, बताइए। तो बालक रोने लगा, यहां पर तो हम बालक की विशेषता नहीं, उसके रोने की जो क्रिया है उसकी विशेषता दूसरे वाक्य में बता रहे हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये क्रिया विशेषण उपवाक्य। कौन सा उपवाक्य है, क्रिया विशेषण उपवाक्य। अच्छा, क्रिया विशेषण उपवाक्य की हमने एक और बात बताई थी आपको, जिसमें ज्यों, जो, जब जैसे शब्द जहां लगे होंगे वो आपके क्रिया विशेषण उपवाक्य होंगे। तो ये समझ में आया, ये आपका कौन सा उपवाक्य है, ये आपका है क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। समझ में आया, क्योंकि यहां हम क्रिया से संबंधित चीज इधर बता रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। शाम होते ही वह चली गई। अब यहां पर मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ रही हूं जिसका आंसर मैं आपसे कमेंट बॉक्स में चाहती हूं। सिंपल, ठीक है, कमेंट बॉक्स में चाहती हूं। सिंपल जो आपको करना है, ये यहां पर अच्छा ये छोड़ दी, हाँ, जो व्यक्ति सरस होता है उसका सब आदर करते हैं। इसमें आपको सिर्फ इतना ढूंढ कर निकालना है। यहां पर मैं बता देती हूं, जो व्यक्ति सरस होता है ये नंबर ए ऑप्शन है और उसका सब आदर करते हैं ये बी ऑप्शन है। आपका क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको बताना है मुख्य उपवाक्य क्या है, मुख्य उपवाक्य क्या है, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपके ऑप्शन है। ठीक है, एमसीक्यू के तौर पे मैंने आपको दे दिया क्वेश्चन मुख्य उपवाक्य क्या है और क्वेश्चन आपका ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। ठीक है, अब मुख्य उपवाक्य आप निकाल कर हमें बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे। क्लियर, ये आपका होमवर्क हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नंबर 2 हमारा जो वाक्य परिवर्तन या वाक्य रूपांतरण है। अब वहां पर हमें क्या करना है, अब सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलेंगे। देखिए, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में बदला, हो गया हमारा। अब सरल वाक्य से जब संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो इसके भी 2 नियम हैं। ठीक है, जैसे हम पहले उसमें 2 नियम थे वैसे इसमें भी 2 नियम। सरल वाक्य में हमारे पास हमेशा एक वाक्य रहता है, हम सभी को पता है। तो हमेशा जब इसको हम संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो हमें 2 वाक्यों में बदलना पड़ेगा। संयुक्त वाक्य में 2 रहते हैं। अगर आपके पास 3 क्रियाएं हैं तो आप एक सरल वाक्य में अगर 3 क्रियाएं हैं आपके पास तो इसे 3 वाक्यों में भी आप बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 क्रियाएं हैं 2 में बदलिए, अगर एक ही क्रिया है तब भी आपको उसे 2 सेंटेंस में बदलना पड़ेगा। तो पहला नियम, एक वाक्य को हमें 2 वाक्यों में तब्दील करना है और इसके बीच में समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय को लगाना है। ठीक है, सिर्फ बीच में लगेगा, ध्यान रखना, 2 वाक्यों के बीच में एक अव्यय है। मिश्र वाक्य में हम क्या कर रहे थे, पहले वाक्य में भी लगा रहे थे, दूसरे वाक्य में भी लगा रहे थे, हो रहा था ना। लेकिन अब हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ बीच में ही एक अव्यय लगाना है संयुक्त वाक्य में। यहां पर हमारे पास पहला है, आप खाकर आराम करें। अरे वाह, यहां तो हमारे पास 2 क्रियाएं ऑलरेडी दे दी। पहली क्रिया है खाकर और दूसरा है आराम करें। ठीक है,
दो हो गया ना, दो क्रिया हैं, तो इसे आसानी से बदल सकते हैं। देखिए, आप खाना खाएं और आराम करें। अब जब संयुक्त वाक्य होता है तो संयुक्त वाक्य में जो हमें सबसे पहली चीज देखनी होती है वो होता है हमारा पहले वाक्य में पूर्णता का होना। अब हम इतना सेंटेंस आप छुपा दो, खाली इतना पढ़ो, आप खाना खाएं। क्या दिया हमने? आप खाना खाएं। क्या इसको पढ़ने के बाद आपको लग रहा है कि ये वाक्य पूर्ण है? आंसर बताइए, आप वाक्य पूर्ण है या नहीं? इसको पढ़ने के बाद साफ तौर से क्लियर है कि ये वाक्य अपने आप में पूरी तरह पूर्ण है, पूरा है ये वाक्य, ठीक है ना। तो ये हमारा पूरी, अगर अब ये यहीं पर मैं बता रही हूँ, और ये तो हो गया हमारा आप खाना खाएं पहला वाक्य, और दूसरा वाक्य आराम करें। देखिए, ये पहला वाक्य और ये हुआ हमारा दूसरा वाक्य, और यहाँ हमने लगा दिया समानाधिकरण अव्यय। ठीक है, हमने यहाँ क्या लगा दिया? समानाधिकरण अव्यय हो गया। देखिए, ठीक है। अब समानाधिकरण अव्यय क्यों होता है? क्योंकि ऐसे सेंटेंस में दोनों ही वाक्य जो है समान अधिकार रखते हैं। जो हम बात बोल रहे हैं उसमें दोनों ही जो वाक्य हैं वो समान अधिकार रख रहे हैं। आप खाना खाएं और आराम करें। इसमें कोई भी एक सेंटेंस ऐसा नहीं है जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है और दूसरा कम महत्वपूर्ण है। और दूसरी चीज़, एक सेंटेंस दूसरे पर डिपेंड भी नहीं है। दोनों सेंटेंस अपने आप में आज़ाद हैं। दोनों सेंटेंस आज़ाद हैं। क्या है? आप खाना खाएं, आप आराम करें। अगर हम चाहें तो इन दोनों को अलग करके अलग अलग जगह पर भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना था? हमें करना था सरल वाक्य को संयुक्त में। तो हमने पहला आप खाना खाएं ये हो गया, दूसरा और हमने समानाधिकरण अव्यय लगाया और यहाँ पर लिख दिया आराम करें। तो समझ में आया? जो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है, सरल वाक्य से जब आप संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो हमेशा दो सेंटेंस आपको बनाने हैं, फिर उसके बीच में समानाधिकरण अव्यय लगाना है। तीसरी चीज़ जो आपको रखनी है, पहला वाक्य पूरी तरीके से पूर्ण रखना है। वो पढ़ने पर हमें स्वतः ही सारी पूर्णता समझ में आनी चाहिए। जब हम पढ़ रहे हैं आप खाना खाएं, तो ये देखिए वाक्य अपने आप में पूरा है। हमें इसको पढ़ने के बाद कहीं पर भी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि नहीं इसके आगे कोई और सेंटेंस होना चाहिए, ऐसा कहीं पर भी समझ में नहीं आ रहा। चलिए नेक्स्ट आते हैं। सूर्यास्त होने पर अंधकार छा गया। अब यहाँ पर क्या है? सूर्यास्त होने पर अंधकार छा गया। अब यहाँ पर भी दो ही क्रियाएं हैं, एक तो होने पर और दूसरा छा गया। ठीक है, पहला ये क्रिया रही और दूसरी क्रिया हमारी यहाँ पर रही। ठीक है, दो क्रियाएं, तो बड़ी आसानी से ये संयुक्त हुआ। क्या हुआ? सूर्यास्त हुआ और अंधकार छा गया। अब यहाँ पर पहला वाक्य देखिए, सूर्यास्त हुआ। ठीक है, हम क्या करेंगे? हम ऐसे भी कर सकते हैं, सूर्यास्त हो गया, हम ऐसे लिख सकते हैं, और अंधकार छा गया, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर हम सूर्यास्त हुआ सिर्फ नहीं लिखकर हम लिखें सूर्यास्त हो गया तो भी ये पूरा है। अगर हम लिखें सूर्यास्त हुआ तो भी ये पूर्ण है। बीच में हमने समानाधिकरण आपका अव्यय लगा दिया, ये जो हमारा दिया हुआ है, और अंधकार छा गया, ये हमारा दूसरा सेंटेंस हो गया। पहले सेंटेंस में हमें हमेशा, पहले वाक्य में हमें क्या लेके आनी है? वो है पूर्णता होनी चाहिए, ये कंपल्सरी है, ध्यान रखना। मिश्र वाक्य में जहां पहले वाक्य में अपूर्णता होती है, वहीं संयुक्त वाक्य में पहले वाक्य में अपूर्णता होती है। ठीक है, मिश्र में अपूर्णता और संयुक्त में पूर्णता। अपूर्णता का मतलब क्या है? अधूरापन होना चाहिए। जैसे कि आपका मिश्र वाक्य में अधूरापन होना चाहिए और संयुक्त वाक्य में हमें संपूर्ण वाक्य होना चाहिए, कि उसके आगे हमें ऐसा नहीं लगे कि नहीं अभी कुछ और ऐसा है। तीसरा आते हैं, वह भोजन करके विद्यालय जाता है। अब यहाँ पर देखिए, वह भोजन करके, तो करके पहली सेंटेंस है और जाता है ये दूसरी क्रिया। पहला सेंटेंस यहाँ क्रिया मिला और दूसरा क्रिया यहाँ पर मिला, तो बहुत आसानी से तब्दील हो जाएगा। वह भोजन करता है और विद्यालय जाता है। ठीक है, वह भोजन करता है और विद्यालय जाता है। तो अगर हम पहला वाक्य देखें, वह भोजन करता है, तो अपने आप में वो पूर्ण है, उसमें अधूरापन नहीं दिख रहा है। विद्यालय जाता है, ये भी पूर्ण है, और समानाधिकरण आपका यहाँ पर अव्यय भी लगा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, बादल घिरकर भी ना बरसे। बादल घिरकर भी ना बरसे, तो घिरकर यहाँ पहली क्रिया है और बरसे यहाँ पर हमारी दूसरी क्रिया है।
ठीक है, यहाँ पर दो क्रियाएं आपको देखना है, सरल वाक्य में दो क्रियाएं हैं तो आपके लिए बदलना आसान है, और अगर नहीं है तो वही नियम आपको फॉलो करना है जो हमने मिश्र वाक्य में किया था कि हम उद्देश्य से एक सेंटेंस बना देंगे और दूसरा सेंटेंस विधेय से बना देंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या है, बादल घिरकर भी ना बरसे, दो क्रियाएं हैं। बादल घिरे, ठीक है, बादल घिरे वर्षा ना हुई, दोनों अपने आप में पूर्ण है, छोड़ दो यहाँ पे, इसके आगे जितना है हमें मन नहीं देखना है। क्या है, बादल घिरे, ठीक है, ठीक है, हम ये भी बोल सकते हैं बादल घिर गए, हम ये भी बोल सकते हैं बादल घिर गए, हम ये भी बोल सकते हैं बादल घिरे, ये भी बोल सकते हैं। ये वाक्य पूर्ण है अपने आप में, वर्षा ना हुई ये भी पूर्ण है, और यहाँ पर परंतु जैसा हमने समानाधिकरण अव्यय लगा दिया ना, हो गया। फिर आते हैं, वह फल खरीदने के लिए बाजार गया, तो यहाँ पर पहली क्रिया खरीदने और दूसरा यहाँ पर गया, पहला हमारा खरीदने और दूसरा हमारा गया, ये दो क्रियाएं हैं। तो क्या हुआ, वह बाजार गया पूर्ण वाक्य है, उसने फल खरीदे, तो यहाँ पर और हमारा क्या हुआ, समानाधिकरण अवयव। सरल संयुक्त वाक्य बहुत आसान होता है, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य बहुत आसान होता है, इसको तब्दीली करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती है। मेन दिक्कत आती है जब हमें मिश्र वाक्य बदलना होता है। लेकिन भाई आप चूंकि हम तो बहुत टाइम से इस चीज़ को कर रहे हैं तो हमें आसान लगता है, हो सकता है आपके लिए इतना आसान ना हो, तो बस यही मैं बोलूँगी, प्रैक्टिस करते रहना। समझ में आया। जब आप यहाँ पर सभी सेंटेंस ऐसे थे कि जिसमें दो क्रियाएं थी, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं कि जिनमें दो क्रियाएं नहीं होती हैं, तो उस कंडीशन में भी आप क्या करोगे वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो अभी फिलहाल आपको ये समझ में आ गया, तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़, संयुक्त वाक्य में दो सेंटेंस होने चाहिए, बीच में समानाधिकरण अव्यय होना चाहिए, और तीसरा पहला वाक्य पूर्ण होना चाहिए। ये तीन चीज़ें जो हैं जब हम संयुक्त वाक्य बनाएंगे तो ये हमें ध्यान रखना है। मिश्र वाक्य से भी संयुक्त वाक्य बनाएंगे अभी हम, तब भी आप देखिएगा यही चीज़ होगी। ठीक, फिर से वही है आपके पास सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य। रोहन कक्षा में रहकर भी नहीं पढ़ा, अब यहाँ पर भी दो क्रियाएं हैं आपके पास में, पहला है रहकर और दूसरा है पढ़ा। यहाँ पर दो क्रियाएं आ रही हैं, पहला है रहकर और दूसरा पढ़ा, तो यहाँ पर ये पहली क्रिया और ये दूसरी क्रिया। ठीक है, रोहन कक्षा में रहा पर पढ़ा नहीं, तो पहला वाक्य पूर्ण है, रोहन कक्षा में रहा, पूर्णता है पहले वाक्य में। ठीक है, पढ़ा नहीं, ठीक है, यहाँ पर संयुक्त वाक्य में ये कंपलसरी नहीं है कि दूसरा वाक्य भी पूर्ण हो, ये कंपलसरी नहीं, पहला वाक्य में पूर्णता होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। मिश्र वाक्य में भी यही ध्यान रखना है कि पहले वाक्य में अपूर्णता होनी चाहिए, जो मिश्र वाक्य होता है पहले वाक्य में अपूर्णता होनी चाहिए, उसी तरह संयुक्त वाक्य में पहले वाक्य में पूर्णता होनी चाहिए, पूरा होना चाहिए, उसमें अधूरापन हमें पढ़ने के बाद नहीं लगना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, आप देख रहे हो, रोहन कक्षा में रहा, पहला वाक्य पूर्ण है, और यहाँ पर समानाधिकरण आपका अव्यय हमने कर दिया। ठीक है, अब आते हैं, रोहन बीमार होने के कारण घूमने नहीं गया। अब यहाँ पर भी चीज़ है, एक तो होने के कारण और दूसरा नहीं गया, यहाँ पर दो क्रियाएं हैं, पहला और आपका दूसरा। ठीक है, रोहन बीमार था, ठीक है, पहला वाक्य पूरा है, देखिए अधूरापन लग रहा है कहीं, कोई अधूरापन नहीं लग रहा, वह घूमने नहीं गया, और यहाँ पर हमने लगा दिया समानाधिकरण अव्यय। ठीक है, समानाधि अगर पूरा जाएंगे तो समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय होगा। ठीक है, हम थोड़ा शॉर्ट में कर रहे हैं तो हम समानाधिकरण अव्यय आपको बोल रहे हैं। फिर आते हैं, निर्धन को लूटने के अलावा उसने उसकी हत्या कर दी। अब क्या है, एक सेंटेंस है, निर्धन को लूटने के अलावा उसने हत्या कर दी, तो लूटना एक क्रिया हो गई और हत्या कर दी ये दूसरी क्रिया हो गई। ठीक है, यहाँ पर फिर से हमारे पास दो क्रियाएं आ गई ना, दो क्रियाएं। उसने ना केवल निर्धन को लूटा अपितु हत्या भी कर दी। फिर से जैसे अभी हम पहले कर रहे थे ना, फिर से वही चीज़ करके आए। अब आप बताओ क्या ये सेंटेंस सही है? ठीक है, अब आपको बताना है क्या ये सेंटेंस सही है। उसने ना केवल निर्धन को लूटा अपितु उसकी हत्या भी कर दी। पहला सेंटेंस हम अंडरलाइन कर रहे हैं, उसने ना केवल निर्धन को लूटा, ये आपका पूरा है? पहले बताइए, पहला वाक्य क्या पूरा है या अधूरापन लग रहा है? ये वाक्य गलत है,
ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है, क्योंकि पहले वाक्य में अपूर्णता है, इसमें अधूरापन है। आप पढ़ो, उसने ना केवल निर्धन को लूटा। जब हम इतना पढ़ रहे हैं तो हमें ये वाक्य अधूरा लग रहा है, यानी कि ये वाक्य संयुक्त वाक्य नहीं, मिश्र वाक्य है। अब इस कंडीशन में अब हम क्या करेंगे? हमने आपको बताया ना, निर्धन को लूटने के अलावा उसने उसकी हत्या कर दी। ठीक है, अब इसको हम कैसे बनाएंगे? सिंपल, क्या है? निर्धन को लूटा गया। ठीक है, निर्धन को लूटा गया, उसके उपरांत। ठीक है, निर्धन को यहां पर, अब मैं यहां पर बनाती हूं, उसको देखना। ये वाला रहा ना, हाँ यहां पर है, निर्धन को लूटा गया। ठीक है, तो हमने पहला वाक्य पूर्ण कर दिया। ठीक है, हमने पहला वाक्य पूर्ण किया, हो गया, तो पहला नियम पूरा हुआ। पहला तो 2 सेंटेंस में तो हमने लूटने की जो एक क्रिया थी, यहाँ पर जो लूटने की जो एक क्रिया थी और दूसरी हत्या कर दी, 2 थी। तो पहला जो हमने उसको कर दिया, निर्धन को लूटा गया, पहली चीज हो गई। अब हमें क्या करना था? अब हमें लगाना है बीच में अव्यय। तो अव्यय हमें लगाना है उसकी हत्या कर देने पर। ठीक है ना, तो अब हमें ऐसा लगाना है कि वाक्य का मतलब भी ना बदले और पूरी तरीके से वाक्य का अर्थ भी निकल आए। तो यहां पर क्या है? निर्धन को लूटा गया, उसके उपरांत उसकी हत्या कर दी गई। ठीक है, यहां पर दिया उसने उसकी हत्या भी कर दी। निर्धन को लूटा गया और उसकी हत्या कर दी गई, और ये भी लिख सकते हैं, और उसकी हत्या कर दी गई। ठीक है, अब यहां पर आप ध्यान से देखो, मैंने 2 सेंटेंस बनाए, निर्धन को लूटा गया, उसकी हत्या कर दी, और बीच में आपका समानाधिकरण अव्यय भी लगा दिया। जबकि ये वाक्य जो है ये मिश्र वाक्य का उदाहरण था, ध्यान रखिएगा। ये क्या था? ये मिश्र वाक्य का उदाहरण था, इसलिए ये संयुक्त की कैटेगरी में आ ही नहीं रहा था। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट आते हैं। कठोर बनकर भी सहृदय रहो। तो यहां पर भी आपके पास 2 क्रियाएं ऑलरेडी मौजूद हैं, बनकर सहृदय रहो। ठीक है, कठोर बनो परंतु सहृदय रहो। कठोर बनो, देखो यहां पर पूरा वाक्य है, कठोर बनो पूरा वाक्य है, परंतु हमारा यहां पर समानाधिकरण अव्यय आ गया और सहृदय बनो, ये हमारा दूसरा सेंटेंस चला गया। नेक्स्ट आते हैं, निर्धन होने पर भी वह ईमानदार है। निर्धन होने पर भी और है, ये दूसरी क्रिया है। वह निर्धन है परंतु ईमानदार भी है, हम ये भी लिख सकते हैं, परंतु ईमानदार है या परंतु ईमानदार भी है, क्योंकि भी यहां पर भी, होने पर भी वह ईमानदार है। तो यहां पर दे सकते हैं पहला वाक्य पूर्ण है, परंतु हमारा लगा, ईमानदार भी है, इसको यहां पर लगा देंगे तो पूरी तरीके से इस वाक्य के साथ वो मैच कर जाएगा। ठीक, तो समझ में आ गया आपको? सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में हमेशा ऐसी कुछ मिस्टेक्स आपको मिलेंगी, आपको सजग रहना है, ध्यान रखना, कोई गलती नहीं करना। अब हम आते हैं मिश्रित वाक्य से संयुक्त वाक्य। अभी तक हम सरल वाक्य से बना रहे थे, ठीक है, सरल वाक्य से हमने बना लिया। अब हम किससे करने जा रहे हैं? अब हम करने जा रहे हैं मिश्रित वाक्य से। किससे बनाएंगे? मिश्रित वाक्य से बनाने वाले हैं। देखिए क्या है यहाँ पर, मिश्रित वाक्य में भी 2 वाक्य होते हैं, संयुक्त वाक्य में भी 2 वाक्य होते हैं। तो वो 2 वाक्य वाली जो पहली कंडीशन थी उसे आप हटा दो। अब जब मिश्रित वाक्य से हम संयुक्त वाक्य में बदलाएंगे तो पहली बात तो ये है कि पहला वाक्य हमें पूरा रखना है, यानी कि उसमें कोई अधूरापन नहीं छोड़ना, क्योंकि मिश्र वाक्य में वो अधूरापन ऑलरेडी आपके पास मौजूद रहेगा। तो वो अधूरेपन को खाली आपको हटाना है। 2 सेंटेंस आपको दिए हुए हैं जो मिश्र वाक्य से आप एज इट इज संयुक्त वाक्य में ले सकते हो। सिर्फ आपको उस अव्यय को हटाना है जो मिश्र वाक्य में लगा हुआ है, जिससे अधूरापन हो रहा है। ठीक है, दूसरी चीज आपको जो ध्यान रखनी है, समानाधिकरण अव्यय लगाना। यहाँ पर व्याधिकरण अव्यय लगे होंगे मिश्र वाक्य में और आपको लगाने हैं समानाधिकरण अव्यय। ठीक है, चलिए देखिए, यदि आप घर आए तो आपसे बात हो। ठीक है, यहाँ पर 2 सेंटेंस दिए गए हैं, 2 सेंटेंस हैं ऑलरेडी। देखिए, यदि आप घर आए, पहला सेंटेंस क्या है? यदि आप घर आए
तो आपसे बात हो। दो सेंटेंस है, ऑलरेडी दो सेंटेंस है, पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस। तो अब इसे सिंपल सा चीज है कि यहां पर आपको क्या है, आप घर आइए। तो यदि शब्द हमने हटा दिया, यदि शब्द हटा दिया, चेंज कर दिया, आप घर आइए, बात कीजिए, और बीच में हमने लगा दिया अव्यय, समानाधिकरण अव्यय। जो यहां पर यदि और तो अव्यय जो था, व्याधिकरण अव्यय था, उसको हटाकर हमने समानाधिकरण अव्यय लगा दिया। नेक्स्ट आते हैं, जब विद्यालय में पढ़ाई बंद हो गई तब हम घर लौट आए। अब यहां पर पहला सेंटेंस है, जब विद्यालय में पढ़ाई बंद हो गई, पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है, तब हम घर लौट आए। ये दो सेंटेंस है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहां से ये जब हटाना है और यहां से तब हटाना है। ठीक है, सिर्फ दो चीजें हटानी है। विद्यालय में पढ़ाई बंद हो गई, हम घर लौट आए। देखिए, विद्यालय में पढ़ाई बंद हो गई, हम घर लौट आए, कुछ नहीं करना था, और बीच में हमें सिर्फ एक अव्यय लगा देना। कभी कभी तो सेंटेंस आपको बहुत ही आसान मिल जाएंगे, बहुत आसान है। जब हमें संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में बदलना हो या मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदलना हो, बहुत आसान है, क्योंकि दो दो सेंटेंस है, कोई परेशानी नहीं आएगी। अब आते हैं इधर, मेरे पिताजी वे हैं जो कुर्सी पर बैठे हैं। अब यहां पर आपको क्या करना है, देखिए दो सेंटेंस है, मेरे पिताजी वे हैं जो कुर्सी पर बैठे हैं। अब क्या है, ओ ये तो वही सेंटेंस आ गया। अब इसे हमें संयुक्त वाक्य में बदलना है, तो ये हमारा गलत है, ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि ऊपर वाला ही हमारा कॉपी हो गया। ठीक है, तो उसमें आपको नहीं लिखना, यहां पर अब आएंगे। अब इसमें क्या बोलेंगे, अब यहाँ पर मेरे पिताजी वे हैं जो कुर्सी पर बैठे, इसकी जब आप तब्दीली करोगे तो कैसे करोगे, इसे संयुक्त वाक्य में बनाइए, कोशिश करिए थोड़ा सा। तो अभी हमें करना क्या है, आपको सिंपल क्या है, इसमें आपको पहले वाक्य में पूर्णता लानी है। तो पहला कैसे करोगे, चलो हम पहला सेंटेंस लेते हैं, मेरे पिताजी वहाँ हैं। तो क्या बोलोगे तुम, मेरे पिताजी हैं, सिंपल। क्या बोलेंगे, मेरे पिताजी हैं और कुर्सी पर बैठे हैं, सिंपल। मेरे पिताजी हैं और कुर्सी पर बैठे हैं, क्या है, जो अब यहाँ पर ऐसे भी उसको थोड़ा सा आप पलट भी सकते हो, कुर्सी पर बैठे हैं। आप अगर इसको करोगे तो थोड़ा सा सेंटेंस में बदलाव आने के चांसेस रहते हैं। आप ये सोचो कि पहला दूसरा सेंटेंस हम पहले ले आए, तो क्या होता है इस कंडीशन में कि थोड़ा बहुत जो है वो अर्थ में बदलने की थोड़ा सा डर रहता है, कि ऐसा ना हो कि जो सेंटेंस लिखा है उसका अर्थ बदल जाए। तो हम ये नहीं करते, हम पहले सेंटेंस को सिंपल करते हैं। क्या हम लिखेंगे, पिताजी हैं, ठीक है, क्या पिताजी हैं और कुर्सी पर बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखेंगे, क्या देख रहे, पिताजी हैं पहला सेंटेंस, दूसरा है कुर्सी पर बैठे हैं, और बीच में और हमारा क्या है, अव्यय आ गया। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। जो तोता पिंजरे में बंद है वह फल खा रहा है। तो इससे तो बहुत ही आसान है, देखिए यहां पर पहला सेंटेंस है, जो तोता पिंजरे में बंद है वह फल खा रहा है। पहला सेंटेंस ये है, दूसरा सेंटेंस ये है। तो क्या है, तोता पिंजरे में बंद है। अब देखिए हमने कहा यहां से हमें निकालना है जो, और दूसरा है वह, ये हम यहां से हटा देंगे, सिंपल। तोता पिंजरे में बंद है, फल खा रहा है, और बीच में हमने और लगा दिया। कुछ सेंटेंस बहुत इजी रहते हैं, आपको खाली उसमें से जो है वो हटा देना है। नेक्स्ट आते हैं, जब मंत्री का भाषण समाप्त हो गया तब वे घर आ गए। अब यहाँ पर क्या है, जब मंत्री का भाषण समाप्त हो गया पहला सेंटेंस है, तब वे घर आ गए ये दूसरा सेंटेंस है। दो सेंटेंस है, देखिए अब वही चीज़ है इसमें भी, इसमें जब और तब हटा दो। मंत्री जी का भाषण समाप्त हो गया और वे घर आ गए, सिंपल है ना। मंत्री जी का भाषण समाप्त हो गया, वे घर आ गए, और बीच में हमने समानाधिकरण अव्यय लगा दिया, सिंपल। तो मतलब कुछ वाक्य तो आपको एकदम जैसे लगता है परोस कर रखे गए हैं, आप ऐसे दे सकते हो, और कुछ वाक्यों में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं 6 पर। मैंने जब उसे देखा तब वह हंसने लगा।
मैंने जब उसे देखा वह हंसने लगा। यहाँ पर भी हमारे पास में दो सेंटेंस है, संयुक्त वाक्य में बदलना है। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए पहला सेंटेंस मैंने उसे देखा तब वह हंसने लगा, पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर जब हटाना है, मैंने उसे देखा जब हटा दीजिए और यहाँ पर तब हटा दीजिए, ठीक है। मैंने उसे देखा और वह हंसने लगा, मैंने उसे देखा और वह हंसने लगा, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट आते हैं, जब वर्षा शुरू हुई तब मोहन आ गया, पहला सेंटेंस और दूसरा तब मोहन आ गया, दूसरा सेंटेंस, सिंपल। जब हटा दीजिए तब हटा दीजिए, वर्षा शुरू हुई मोहन आ गया और लगा दीजिए, वर्षा शुरू हुई और मोहन आ गया। बहुत ही आसान रहता है, ठीक है। कुछ सेंटेंस हमने जैसे आपको बताया कि थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और कुछ तो आपको बने बनाए मिल रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, जब मैं अकेला था तब 4 गुंडों ने पीटा तब मुझे। तो यहाँ पर जब मैं अकेला था पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस है तब 4 गुंडों ने पीटा, दूसरा सेंटेंस। तो अब यहाँ पर जब हटा दीजिए तब हटा दीजिए, क्या हुआ, मैं अकेला था और मुझे 4 गुंडों ने पीटा। देखिए यहाँ पर क्या है, मैं अकेला था और 4 गुंडों ने मुझे पीटा, या आप ऐसा भी कर सकते हो, मुझे 4 गुंडों ने पीटा। इस तरीके से भी आप लेकर आ सकते हो। जैसे ही शेर दिखाई दिया, पहला सेंटेंस, वैसे ही लोग डर गए, दूसरा सेंटेंस। अब यहां से जैसे हटा दीजिए वैसे हटा दीजिए, ठीक है। शेर दिखाई दिया और लोग डर गए, देखिए यही है, यहां पर देखिए शेर दिखाई दिया और लोग डर गए, है ना, कितना आसान, फटाफट निकल के आता है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है जो नियम है उनको फॉलो करिए। पहले वाक्य में पूर्णता रखनी है, अपूर्णता रखनी है, सेंटेंस को देखकर आपको बनाना है और इजी वे से हम आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पर हमने 2 चीजें देखी, सरल वाक्य से तब्दीली देखी मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में, फिर अभी हमने जो देखा वो मिश्रित वाक्य से हमने संयुक्त वाक्य में बदलना देख लिया। अब नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं मिश्रित वाक्य से सरल वाक्य में। अब 2 सेंटेंस को एक सेंटेंस में लेकर आना है, ठीक है। मिश्रित वाक्य में क्या होता है, 2 सेंटेंस होते हैं और सरल वाक्य में हम उसे एक सेंटेंस में लेकर चले आते हैं, सिंपल, ठीक है। अब देखिए मिश्रित वाक्य में क्या है, जब वर्षा होती है मोर नाचने लगते हैं, ठीक है। जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, या जो भी आप लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो जब वर्षा होती है पहला सेंटेंस है, मोर नाचने लगते हैं दूसरा सेंटेंस है। अब यहाँ पर 2 सेंटेंस है, जबकि सरल वाक्य में तो हमें इसे एक सेंटेंस में बनाना है। यहाँ पर 2 सेंटेंस वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है सरल वाक्य में, हमें उसे क्या करना है, एक सेंटेंस में लिखने आना है। तो सिंपल क्या है, वर्षा होने पर मोर नाचने लगते हैं, ठीक है। आपको इस तरीके से फॉर्म करना है। अब यहाँ पर देखिए 2 क्रियाएं थी, वर्षा होना और नाचने लगना। तो यहाँ पर हमने दिया वर्षा होने पर मोर नाचने लगते, सिंपल, इसे हमने एक सेंटेंस में दे दिया। इसे हमें क्या, अब इसका जो नियम है, हम जैसे हमने हर किसी का नियम बताया तो इसका भी नियम होगा ही अपना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, पूर्णता अपूर्णता का तो सवाल ही नहीं है, इसको पूरा एक ही बताना, एक ही बनाना है। तो एक बनाने के लिए सबसे अच्छा नियम यह है कि जहाँ पर सहायक क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं को हटाकर देखना होता है। जैसे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ती है, ये जो है सहायक क्रिया है, और ते हैं ये सहायक क्रिया है, ठीक है। मूल क्रिया है होना, हो और लग, ठीक है। हमने वही किया, सबसे पहले वर्षा होने पर कर दिया, हमने हो को रखा और आगे की क्रिया जो ती है हमने उसे हटा दिया। यहाँ पर ती है था ना, हमने उसको हटा दिया, उसके साथ हमने दूसरा जोड़ा होने पर, मोर नाचने लगते हैं। तो यहाँ लगते हैं हमने वही रखा, क्योंकि दूसरे वाले को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पहले वाले में हमें क्या करना पड़ेगा, तब्दीली लानी पड़ेगी, क्योंकि हमें अभी जो 2 अलग अलग हैं उसको जोड़ना है। तो जाहिर सी बात है जो हमारा पहला सेंटेंस है उसकी लास्ट की उसकी क्रिया में हमें तब्दीली करनी पड़ेगी, तभी हम उसे दूसरे सेंटेंस के साथ मर्ज कर पाएंगे। आगे देखिए, राम ने कहा कि वह निर्दोष है, राम ने कहा कि वह निर्दोष है। पहला सेंटेंस है राम ने कहा और दूसरा कि वह निर्दोष है, पहला ये है
और दूसरा ये है। अच्छा, इसमें आप लोग बता सकते हो ना, मैंने आप सभी को बताया हुआ कि उपवाक्य क्या है और मुख्य उपवाक्य। सिंपल बात है, यहाँ पे राम ने कहा मुख्य उपवाक्य है और कि वह निर्दोष है ये आश्रित उपवाक्य। अब आश्रित उपवाक्य का भेद बता सकते हैं आप में से कोई? आश्रित उपवाक्य का भेद बता सकते हो कोई? यहाँ पर आश्रित उपवाक्य का भेद है संज्ञा उपवाक्य। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि जहाँ पर भी होता है वहाँ पर संज्ञा उपवाक्य होता है। ठीक है, चलिए अब हमने क्या बोला था? राम ने खुद को निर्दोष घोषित किया। अब ये देखिए यहाँ पर क्या आप देख रहे हो, यहाँ पर सेंटेंस में बहुत सारे नए शब्दों को भी जोड़ना पड़ता है। अब यहाँ पर चूंकि राम ने कहा कि वह निर्दोष है ना, तो यहाँ पर हम यह भी देख सकते हैं राम के कहने के अनुसार वह निर्दोष है। ठीक है, राम के कहने के अनुसार वह निर्दोष है। ठीक है, ये सिंपल एक चीज़ है, क्योंकि हमें क्या करना है, उसे दो सेंटेंस से एक सेंटेंस के बीच में लेकर आना है। इसलिए हमें यह ध्यान रखना है कि किसी तरीके से कोई गलती नहीं हो। नेक्स्ट देखिए क्या है, मुझे बताओ कि आपका जन्म कहाँ और कब हुआ है। पहला सेंटेंस यहाँ पर है मुझे बताओ और दूसरा है कि आपका जन्म कहाँ हुआ है। पहली बात, दूसरा सेंटेंस, पहला सेंटेंस दूसरा सेंटेंस, आप मुझे अपने जन्म का स्थान और समय बताओ। ठीक है, हमने एक में जोड़ दिया। अब आप बोलोगे मैम इसमें तो और आ गया, ये तो संयुक्त होगा। नहीं, यहाँ दो सेंटेंस नहीं जुड़ रहे हैं, यहाँ स्थान और समय ये दो शब्द हैं, जुड़ रहे हैं और से, इसलिए ये संयुक्त वाक्य में नहीं है। संयुक्त वाक्य में समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय से दो वाक्य जुड़ते हैं, दो शब्द नहीं जुड़ते हैं। यहाँ पर दो शब्द आपस में जुड़ रहे हैं, स्थान और समय। यहाँ पर होता तो एक क्रिया यहाँ होती और यहाँ से दूसरा कर्ता शुरू होता, तब दो वाक्य होते, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, दो शब्द आपस में जुड़ रहे हैं। ये हमने बना दिया। अब आते हैं चौथे पर। नंबर 4 है जिनकी आय कम है उन्हें मितव्ययी होना चाहिए। तो फिर से यहाँ पर आप देख रहे हो दो सेंटेंस है, पहला सेंटेंस ये है, दूसरा सेंटेंस ये है, लेकिन जब हम इसको सरल वाक्य में बदलेंगे एक सेंटेंस आएगा। तो देखिए क्या है, कम आय वालों को मितव्ययी होना चाहिए। देखो यहाँ पर आय है ना, तो यहाँ पर सबसे पहला तो ये हमने हटाया, इसको यहाँ पर हटाया, हमने ये क्रिया हटा दी क्रिया। ठीक है, कम आय वालों को मितव्ययी होना चाहिए, तो इस तरीके से हमने इसे पूरा एक सेंटेंस में बना दिया। तो यहाँ पर आपको ये हुनर सीखना पड़ेगा। अब ये हुनर कैसे आएगा, प्रैक्टिस से आएगा कि किस तरीके से आप मर्ज करके एक बनाओगे इसे। हाँ, फिर है जब शिक्षक कक्षा में आए तब उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। ठीक है, सिंपल दो सेंटेंस है, शिक्षक ने कक्षा में आकर पढ़ाना शुरू किया या शिक्षक कक्षा में आते ही पढ़ाना शुरू कर दिया। शिक्षक ने कक्षा में आते ही पढ़ाना शुरू कर दिया, ये भी कर सकते हैं। सिंपल शिक्षक ने कक्षा में आकर पढ़ाना शुरू कर दिया। आगे देखते हैं और क्वेश्चन है इसी से संबंधित, मिश्र वाक्य से सरल वाक्य में ही है। जब मुसीबत आए तो साहस बनाए रखना चाहिए। क्या है, जब मुसीबत आए तो साहस बनाए रखना। ठीक है, अब रखना या रखना चाहिए जो भी है आप यहाँ पर रख लो। तो यहाँ पर दो सेंटेंस आए, जब मुसीबत आए तो साहस बनाए रखना चाहिए। आइए, मुसीबत आने पर भी साहस बनाए रखना चाहिए। ठीक है, दे दिया। दो सेंटेंस थे क्योंकि यहाँ बीच में हमारे पास में यहाँ अव्यय लगा था, इसको हटाया, आए हमने हटा दिया। मुसीबत आने पर साहस बनाए रखना चाहिए। तो मैंने जो आपको मेन बताया क्या था, जो क्रिया है वो मेन जो मूल धातु है, मूल धातु को रखते हुए मैं आगे बढ़ा। अब आप पूछोगे मूल धातु क्या होता है। मूल धातु जैसे कि हमारा मूल धातु है आ। ठीक है, अब ये हमारा क्या हो गया, ये मूल धातु है। आप में से जिसको पता होगा तो उसको तो दिक्कत नहीं है। अब इसी से हम कई सारे शब्द बनाते हैं, जैसे हुआ आना। ठीक है, दूसरा हुआ आकर। ठीक है, तीसरा हुआ आने, फिर है आए। तो मतलब बेसिकली मूल हमारा इसमें क्या आ रहा है, मूल जिसमें आ हर जगह आया हुआ है। ये देखो आ है ना, सब जगह आया हुआ है। उसी तरीके से पढ़ लेते हो, पढ़ हमारा मूल धातु होता है, पढ़ना, पढ़ो, पढ़कर, पढ़ाएं, पढ़ाना, पढ़ सब में आ रहा है ना। लेकिन उस पढ़ से हमने कितने सारी जो है वो क्रियाएं बनाई। तो जो मूल रहता है ये हमारा मूल धातु है, सब जगह आ सब में आ रहा है।
ठीक है। अब आपको यहाँ पर चलिए शुभ हम बताते हैं, हमने क्या बताया, मूल धातु रखना है, तो यहाँ आ हमने रखा है मूल धाता, यहाँ पर हमने उसको आने पर कर दिया। ठीक है, फिर आते हैं, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा गाड़ी जा चुकी थी। दो सेंटेंस है, पहला ये है और दूसरा हमारा गाड़ी जा चुकी थी। अब मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, तो यहाँ पर पहले शब्द तो दिया ही नहीं, क्या दिया है आप देखो, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा गाड़ी जा चुकी थी, यानी कि जब मैं पहुंचा उससे पहले गाड़ी चली गई थी, है ना, यही तो हुआ ना, तो वह चीज़ हमने यहाँ लग दी। अब यहाँ पर देखिए पहुंचा था, हमने यहाँ पर क्या कर दिया, पहुंचने कर दिया। धातु में धातु वही रखी, लेकिन उसके सहायक जो शब्द थे वो हमने बदल दिए। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। अच्छा, तब्दीली करते समय एक चीज़ और ध्यान रखनी है जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताई। पहली चीज़, किसी भी तरीके से काल नहीं बदलना चाहिए, लिंग नहीं बदलना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काल और लिंग में किसी भी तरह का कोई भी तब्दीली नहीं आनी चाहिए। फिर है, मेरा विचार है कि आज फिल्म देखने चलें। क्या है, मेरा विचार है कि आज फिल्म देखने चलें। पहला है मेरा विचार, दूसरा है कि आज फिल्म देखने चलें, पहला सेंटेंस, और ये रहा हमारा दूसरा सेंटेंस। मेरा विचार से आज फिल्म देखने चलना चाहिए, ये भी हम दो सोच सकते हैं। मेरा विचार आज फिल्म देखने का है, ये भी सही है। चल, एक तो यहाँ पर पहली चीज़ हम आपको बता दें, अब यहाँ पर अगर आप ये देखोगे जो ये सेंटेंस दिया हुआ है, मेरे विचार है कि आज फिल्म देखने चलें, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, बहुत ध्यान देना। यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात सबसे ज़्यादा है वो है यहाँ चलें से, ठीक है, जो लास्ट धातु है वो चलने से संबंधित आ रही है। अब आ जाइए इस पर, मेरा विचार आज फिल्म देखने का है, जबकि यहाँ पर हमारा दूसरी धातु जो चलने की है, जो दूसरी क्रिया है, एक पहली क्रिया है देखने की, ये पहली क्रिया है और ये हमारी दूसरी क्रिया है, तो हमने एक क्रिया तो ले ली मगर दूसरी क्रिया मिसिंग हो गई। तो क्या है, अब बताओ ये सेंटेंस सही है? नहीं, अगर हम इसको पूरी तरीके से देखें तो ये सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि हमने पूरी तरीके से, एक तो विचार, दूसरा देखने और तीसरा चलने, ये तीनों ही चीज़ें हमें लेनी है। इस कंडीशन में ये सेंटेंस को हम पूरी तरीके से तब्दील नहीं कर पाए नियमों के हिसाब से, क्योंकि हमने क्या किया, हमने देखने तो ले लिया लेकिन चलने जैसी जो क्रिया है वो तो हम भूल ही गए। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर मेरे विचार से आज फिल्म देखने चलना चाहिए, ये होना चाहिए। ये सेंटेंस गलत है। इसका जो सेंटेंस बनेगा, मेरे विचार से आज फिल्म देखने चलना चाहिए। अब देखिए, जो मेन चीज़ें थी मैंने सब करी। पहला विचार, ठीक है, पहला हमने क्या लिया, विचार, दूसरा देखने और तीसरा चलने, ये तीनों ही चीज़ें मैंने यहाँ से पूरी ले ली। जबकि इस वाले में विचार था, देखने था और तीसरा वाला मिसिंग था, तो इस हिसाब से ये सेंटेंस गलत हो गया। तो यही आपको ध्यान रखना है कि तब्दीली करते समय कोई चीज़ छूटे नहीं, वो आपको मेंशन करनी है। काल नहीं बदले, लिंग नहीं बदले, वचन नहीं बदले और कोई भी चीज़ छूटे नहीं, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये नहीं कि सिर्फ हमने देखा और बदल दिया। हाँ, कुछ चीज़ों को आप ऐड ऑन ज़रूर कर सकते हो, लेकिन ऐड ऑन करते समय ये ध्यान रखना है कि उससे वाक्य का मतलब किसी भी कंडीशन में नहीं बदलना चाहिए। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, हमने यहाँ पर पहले शब्द जोड़ा था, लेकिन इस पहले शब्द से इस वाक्य का मतलब किसी भी कंडीशन में नहीं बदला। ये चीज़, क्योंकि वो जब पहुंचा तो गाड़ी जा चुकी थी, अब जब हम पहुंच रहे हैं और गाड़ी जा चुकी, इसका मतलब मेरे पहुंचने से पहले चली गई है ना। तो मतलब जो था, जो उसका अर्थ निकल रहा था, वो अर्थ किसी कंडीशन में नहीं बदला। अब यहाँ पर देखो, क्या मेरे विचार से आज फिल्म देखने चलें, तो अब वो क्या कह रहे हैं, जैसे आप 5 फ्रेंड्स बैठे हो तो कह रहे हैं चलो भाई क्या किया जाए, चलो आज मेरे विचार से फिल्म देखने चलते हैं, देखने चलते हैं।
तो अभी हमने क्या बोला, हम देखने और चलते हैं, दोनों काम कहे, लेकिन यहां पर मेरा विचार आज फिल्म देखने का है, जबकि यहां पर देखने चलें जो आ रहा है, चल लें। देखिए ध्यान दीजिए, ये बहुवचन में है क्योंकि यहां बिंदी लगी है, यहां पर हम कई लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि हम यहां पर आ गए तो ये सिर्फ एक वचन का था। ये देखिए यहां वचन की तब्दीली हुई, और जब हम सेंटेंस बोल रहे हैं तो यहां अपने आप में बहुवचन का ज्ञान हो रहा है और यहां पर एक वचन का ज्ञान हो रहा है। ये बेसिक कुछ चीजें होती हैं जिन्हें हमें बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं, अब हमें क्या करना है, अभी हमने सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में और सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में बदला, फिर हमने मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य में बदला और मिश्र वाक्य से हमने सरल वाक्य में बदला। अब हम आ जाते हैं तीसरा वाक्य, वो है संयुक्त वाक्य। अब हम संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में बदलेंगे और फिर हम संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में बदलेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो आ रहा है वो है संयुक्त वाक्य में मिश्र वाक्य से परिवर्तन, किस तरीके से हम करते हैं। ठीक है, मैं अच्छा खेला किंतु हार गया। ठीक है, मैं अच्छा खेला पहला वाक्य, दूसरा वाक्य हार गया। ठीक है, और बीच में हमारे पास ये अव्यय है। ये वाक्य हमारा पूरी तरीके से पूर्ण है। ठीक है, पूरी तरीके से, क्योंकि इसमें अधूरापन नहीं है, तो इसलिए ये संयुक्त में है। अब जब हम संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य में बदलेंगे तो बहुत आसान है। कैसे आसान है मैं आपको बता दूं। पहली बात है कि इसमें दो वाक्य संयुक्त वाक्य में भी है, दो वाक्य मिश्र वाक्य में भी है, तो वाक्यों को लेकर तो हमें कोई टेंशन नहीं करनी। फिर दूसरी चीज जो आते हैं, जो वाक्य में बदलनी है, पहले वाक्य संयुक्त वाक्य में वो पूरापन होता है, उसमें पूर्णता होती है। जब हम मिश्र वाक्य में लेकर आएंगे तो वो अपूर्णता लेकर आनी है। ठीक है, संयुक्त वाक्य में क्या होती है, हमारे पास में पूर्णता होती है। ठीक है, जबकि मिश्र वाक्य में हम जब बदलेंगे, इसमें हमें सबसे मेन जो है वो अपूर्णता लेके आनी है, वो है पहले वाक्य में। किस में लेकर आनी है, पहले वाक्य में। ये ध्यान रखना है, सिर्फ पहले वाक्य की बात कर रही हूं मैं, दूसरे वाक्य की बात नहीं कर रही हूं। अगर जरूरत पड़े तो आप दूसरे वाक्य में भी कोई अव्यय लगाकर उसको ले सकते हैं, लेकिन आपको ऐसा अव्यय लगाना है जिससे दूसरा जो है पहला वाक्य वो दूसरे वाक्य पर डिपेंड हो जाए। चाहे तो दो अव्यय लगा लो, चाहे एक लगा लो, ये आपके ऊपर है। तो अब यहां पर देखा हमने, ये संयुक्त वाक्य और संयुक्त वाक्य के सारे नियम ये फॉलो कर रहा है। जब इसे हम बदलेंगे तो पहले वाक्य में हमें क्या लानी है, अपूर्णता लाती। यद्यपि मैं अच्छा खेला फिर भी हार गया। अब यहां पर चूंकि मैं अच्छा खेला ये अपने आप में पूर्ण है, इसको अपूर्णता बनाने के लिए अगर मैं बोलूंगा जब मैं अच्छा खेला तब मैं हार गया, तो आप भी बोलोगे तो ये परफेक्ट वाक्य साउंड नहीं कर रहा है। ठीक है, चूंकि मैं अच्छा खेला ये भी नहीं जो है साउंड करा। यद्यपि मैं अच्छा खेला तदापि मैं हार गया, ये दे सकते हो। यद्यपि के साथ जो मैचिंग वर्ड है वो तथापि तदापि आता है। क्या आता है, तदापि। ठीक है, आप ये दे सकते हो तदापि, लेकिन आप यहां पर क्या है, यद्यपि मैं अच्छा खेला फिर भी हार गया, तो यहां पर यद्यपि लग जाने से पहले वाक्य में अपूर्णता सिद्ध हो गई जो हमें यहां सिद्ध करनी थी, तो ये हमारा सही हो गया। ठीक है, अब फिर हमने इसलिए लगा दिया क्योंकि भाई इस सेंटेंस को हमें इसके साथ तो ज्वाइन करना ही करना है, तो हमने फिर लगा के उसके साथ ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट आइए, पाठ समाप्त हुआ और घंटी बज गई। पहला वाक्य यहाँ पर पाठ समाप्त हुआ है, पूरी तरीके से पूर्ण है, घंटी बज गई ये हमारा दूसरा वाक्य है, और बीच में समानाधिकरण अव्यय है। संयुक्त वाक्य के सारे नियम इसके साथ फॉलो हो रहे हैं। अब जब इसे हम मिश्र वाक्य में बनाएंगे तो क्या करेंगे, हम मिश्र वाक्य में बनाने के लिए हम पहले वाक्य में अपूर्णता लाएंगे। जैसे ही पाठ समाप्त हुआ वैसे ही घंटी बज गई, तो यहाँ पर आपने दो लगा दिए, जैसे ही और वैसे ही, ये दो लगा दिए। पहला सेंटेंस हमारा ये है और दूसरा सेंटेंस ये है। पहला सेंटेंस ये रहा, दूसरा सेंटेंस ये। सेंटेंस हमको वहीं रखने, खाली हमें अव्ययों की तब्दीली करनी है। ठीक है, यहाँ पर हम बीच में सिर्फ एक लगा रहे हैं, यहाँ पर हम शुरू और बीच में भी लगा रहे हैं। और ये ध्यान देना है कि जो अव्यय लगाएंगे वो एक दूसरे से मैच भी करने चाहिए। तो सेंटेंस बनाना तो हिंदी का कोई मुश्किल नहीं है, बनते चले जाएंगे। हाँ, फिर बिजली गई और टीवी बंद हो गई। क्या है, बिजली गई और टीवी बंद हो गई। बिजली गई, टीवी बंद हो गई। बिजली गई पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस टीवी बंद हो गई, और हमारा बीच में समानाधिकरण अव्यय हो गया।
जैसे ही बिजली गई वैसे ही टीवी बंद हो गया। यहां पर हमने जैसे और वैसे दो अव्यय लगाए और बिजली, ठीक है, ये हमारा हो गया। अच्छा, जैसे के साथ ही शब्द हमेशा साउंड करता है तो ही तो लगेगा ही लगेगा। वह मेहनती है अतः वह पराजय स्वीकार नहीं करता। वह मेहनती है, सेंटेंस पूरा है अपने आप में। वह पराजय स्वीकार नहीं करता, अतः बीच में है, तो पहला ये है और दूसरा हमारा ये है, ठीक है। तो यहां पर क्या, वह ऐसा मेहनती है जो पराजय स्वीकार नहीं करता। तो हमने वह और जो, ये दो व्याधिकरण अवयवों को यहां लिया और दोनों वाक्य हमने वही रखे, बस अव्यय लगाने से थोड़ा सा चेंजेस आता है, थोड़ा सा चेंज। वह ऐसा लगा दिया हमने इसके साथ में। फिर आते हैं, वह परिश्रमी था और सफल हुआ। अब यहां पर क्या था, वह परिश्रमी था और दूसरा सफल हुआ, बीच में हमने अव्यय लगा दिया, ठीक है। यहां पर यद्यपि वह परिश्रमी था इसीलिए वह सफल हुआ, तो यहां पर इसलिए और यद्यपि। अब देख लो, यहां यद्यपि के साथ फिर लगाया था हमने, यहां यद्यपि के साथ इसलिए लगा दिया। तो क्लियर हो रहा है ना कि जब हम संयुक्त वाक्य से जब हम मिश्र वाक्य में बदलते हैं तो ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं करने। आपके पास ऑलरेडी सेंटेंस दिया हुआ है, सिर्फ आपको अव्यय ठीक तरीके से बिठाने, किसके साथ कैसा अव्यय बैठेगा ये आपको निकाल कर देना है। आगे बढ़ते हैं। अब है संयुक्त वाक्य से वही मिश्र वाक्य जो हमारा चल रहा है उसी को कंटिन्यू कर रही हूं। राम ने कहानी सुनाई और करण रो पड़ा, ठीक है। अब यहां पर क्या था, राम ने कहानी सुनाई, पहला क्या था, राम ने कहानी सुनाई। एक मिनट, पहला सेंटेंस राम ने कहानी सुनाई, करण रो पड़ा, पहला सेंटेंस, ये दूसरा सेंटेंस और बीच में अव्यय। सिंपल वही है, राम ने कहानी सुनाई पहला ही सेंटेंस रहेगा, लेकिन उसमें हमें एक अव्यय लगा देना जिससे उसमें अधूरापन आ जाए। राम ने ऐसी कहानी सुनाई कि करण रो पड़ा, तो यहां पर ऐसी जो अव्यय रहा और यहां पर की अव्यय रहा, तो ये पहला सेंटेंस और ये दूसरा सेंटेंस, ठीक है। पहले सेंटेंस में राम की कहानी सुनाने की बात हुई थी और दूसरे सेंटेंस में करण के रो देने की बात हुई थी, वही मैंने रखा। राम ने पहले सेंटेंस में कहानी सुनाई है और दूसरे सेंटेंस में करण रो ही पड़ा है, लेकिन सिर्फ हमने जो किया, हमने पहले सेंटेंस में अपूर्णता लाने के लिए उसको क्या कर दिया, उसमें एक ऐसा हमने अव्यय जोड़ दिया जिससे ये वाक्य अपूर्ण हो जाए, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, सूरज निकला और चिड़िया चहचहाने लगी। पहला सेंटेंस सूरज निकला और दूसरा है चिड़िया चहचहाने लगी, पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस, बीच में आपका अव्यय लगा हुआ है। तो क्या हुआ, जब सूरज निकला तब चिड़िया चहचहाने लगी, या जैसे ही सूरज निकला वैसे ही चिड़िया चहचहाने लगनी। जब अब इसी को अगर हम सरल वाक्य में तब्दील करेंगे तो कैसे होगा, चलो एक टास्क आपको दे देती हूँ, चेंज करके देखो कि सरल वाक्य कैसे होगा। ये वाक्य का जरा सरल वाक्य बनाओ कि जब सूरज निकला और चिड़िया चहचहाने लगी, ये दो सेंटेंस है, इसे अगर हम सरल में करेंगे तो कैसे होगा, सूरज निकलते ही चिड़िया चहचहाने लगी। क्या हुआ, सूरज निकलते ही। अब हम सरल वाक्य में आपको बता रही हूँ क्योंकि बीच बीच में हमें भाई अपने साथ एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। सूरज निकलते ही चिड़िया चहचहाने लगी, ठीक है, चहचहाने लगी, ठीक है। सूरज निकलते ही चिड़िया चहचहाने लगी, तो यहां पर देखो मैंने इसे सरल वाक्य में बदल दिया। अब यहां पर जब आप देख रहे हो जब सूरज निकला तब चिड़िया चहचहाने लगी, या जैसे सूरज निकला वैसे ही चिड़िया चहचहाने लगी, तो यहां पर जब और तब के कारण क्या हुआ, ये दोनों आपस में वही पहला वाक्य जो है वो दूसरे पर डिपेंड हो गया। नेक्स्ट आते हैं, पुलिस ने चोर को देखा और उसे पकड़ लिया। पुलिस ने चोर को देखा और उसे पकड़ लिया, इसमें क्या है, पुलिस ने चोर को देखा और पकड़ा, इसमें पहला सेंटेंस पुलिस ने चोर को देखा, दूसरा सेंटेंस पकड़ लिया और बीच में आपका अव्यय, ठीक, संयुक्त वाक्य है। अब आगे देखिए, ज्यों ही पुलिस ने चोर को देखा त्यों ही उसे पकड़ लिया, ठीक है, ज्यों ही। देखिए इसमें हमेशा जो है आप मिश्र वाक्य में हमेशा ही, मतलब लगभग बहुत ही कम ऐसे रेयर सेंटेंस होंगे जिसमें एक अव्यय से काम चल जाएगा।
लेकिन आपको मैक्सिमम ऑफ द टाइम 2 अव्यय लगाने ही लगाने पड़ेंगे, पहले सेंटेंस में भी और दूसरे सेंटेंस की शुरुआत में भी, क्योंकि इसी से हम एक सेंटेंस को दूसरे पर डिपेंड कर पाएंगे। बहुत रेयर ऐसा होता है कि कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें एक अव्यय से काम चल जाए। यहाँ पर देखिए, ज्यों ही पुलिस ने चोर को देखा त्यों ही उसे पकड़ लिया। तो यहाँ पर हमने ज्यों और त्यों ये 2 अव्यय लगाए और उसके साथ हमने ये दोनों सेंटेंस जोड़ दिए। ठीक, नेक्स्ट, परीक्षाएं समाप्त हुई और घूमने चले गए। क्या है, परीक्षाएं समाप्त हुई पहला सेंटेंस, हम घूमने चले गए ये दूसरा सेंटेंस, और बीच में रहा और। जैसे ही परीक्षाएं समाप्त हुई वैसे ही हम घूमने चले गए। हो गया ना, परीक्षाएं समाप्त हुई हमने वही लिया, हम घूमने चले गए हमने वही लिया, सिर्फ हमने जैसे ही और वैसे ही 2 अवयवों को इसके बीच में जोड़ दिया, और इससे क्या हुआ, पहला वाक्य अधूरा हुआ और वो दूसरे वाक्य पे जाकर डिपेंड हो गया। अब आते हैं, घंटी बजी और छात्र बाहर आ गए। ठीक है, घंटी बजी और छात्र बाहर आ गए, पहला सेंटेंस घंटी बजी, दूसरा सेंटेंस छात्र बाहर आ गए, और बीच में हमारे पास में अव्यय दिया हुआ है, समानाधिकरण अव्यय। अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही घंटी बजी वैसे ही छात्र बाहर आ गए, जैसे ही घंटी बजी। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, जैसे ही और यहाँ पर वैसे ही। तो मोस्टली ऐसा कुछ सेंटेंस होंगे, ज्यों त्यों, यद्यपि, तथापि, जब तब, इस तरीके के अव्यय लगाकर आप इजी वे से एक को दूसरे पर डिपेंड कर सकते हैं। चलिए, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य खत्म हुआ? नहीं, अभी और है संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य। चलिए देखें अभी और कितने सेंटेंस हैं। ओके, चलिए सिर्फ यही बचा है। ओके, फिर से वही काम करना शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। गांव में एक कुआं था और उसके चारों ओर फूलों की क्यारियां थी। ठीक है, गांव में एक कुआं था और उसके ओर चारों ओर क्यारियां थी, बीच में अव्यय, पहला सेंटेंस और ये रहा दूसरा सेंटेंस। ये थोड़े सेंटेंस अब बड़े बड़े हैं, इनको किस तरीके से करा जा रहा है। गांव में एक ऐसा कुआं था जिसके चारों ओर क्यारियां थी। अब यहाँ पर आप पढ़ो, गांव में एक ऐसा कुआं था, यहाँ पर ऐसा जो है एक अव्यय लगा, जिसके चारों ओर क्यारियां थी। अब यहाँ ध्यान दिया आपने, यहाँ पर सिर्फ एक अव्यय से ही काम चल गया। ठीक है, चला ना एक अव्यय से काम, जिसके अव्यय थोड़ी ना होता है। ठीक है ना, जिसके तो आपका सर्वनाम होता है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर हमने एक ही शब्द से जो है पूरा काम कर दिया। गांव में एक ऐसा कुआं था जिसके चारों ओर क्यारियां थीं, या गांव में एक ऐसा कुआं था जिसके चारों ओर क्यारियां थी, उसकी जगह अगर आप कोई भी अव्यय लगाने की कोशिश करोगे तो शायद उसे आप डिपेंड नहीं कर पाओगे, इसलिए ये बेटर वे है। ठीक है, ये अब मैंने ऐसे बताया ना, मैंने कहा ऐसे सेंटेंस होते हैं लेकिन रेयर सेंटेंस होते हैं जिसमें सिर्फ एक अव्यय लगे। तो इसमें हमने एक ही अव्यय से सेंटेंस की मिश्र वाक्य की सारी कंडीशन को पूरा कर दिया। नेक्स्ट आते, टीबी के मरीज ने दवा का पूरा कोर्स किया और स्वस्थ हो गया। तो ये जो टीबी का मरीज ने दवा का कोर्स किया और स्वस्थ हो गया, पहला सेंटेंस दूसरा सेंटेंस। ठीक है, अब मिश्र वाक्य में, टीबी के जिस मरीज ने दवा का पूरा कोर्स किया था इसीलिए वह स्वस्थ हो गया। अब इसमें बताइए कोई मिस्टेक है? अब यहां पर आप पर छोड़ रही हूं। ठीक है, अब आप बताओ मिस्टेक है, अब आपको सोचना है, आप मुझे अभी तुरंत तो जवाब नहीं दे सकते हो। तो इस कंडीशन में अब आपको सोचना है क्या ये सही है या नहीं। आप देखो, अपने आप, ये नहीं कि आप दूसरे को दिखाने के लिए पढ़ रहे हो, आप अपने आप को चेक करने के लिए पढ़ रहे हो, ये सेंटेंस सही है। देखिए, टीबी के जिस मरीज ने दवा का पूरा कोर्स किया था इसलिए वह स्वस्थ हो गया, सेंटेंस इनप्रॉपर लग रहा है, नियम सारे कायदे से वो पूरे कर रहा है। पहला सेंटेंस अधूरा है, बीच में भी एक अव्यय लगा है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी ये सेंटेंस इनप्रॉपर लग रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं कुछ ऐसी चीज़ है जो गड़बड़ है। क्योंकि जब हम पढ़ रहे हैं तो देखिए, टीबी के जिस मरीज ने दवा का पूरा कोर्स किया था इसलिए वह स्वस्थ रह गया। टीबी के जिस मरीज ने दवा का पूरा कोर्स किया था वो ही स्वस्थ हुआ।
वो ही स्वस्थ हो गया। ठीक है, इसलिए जो अव्यय यहां पर लगा ये गलत है। मैंने बोला ना अव्यय की जो सही तरीके से हमें लगाना वो सही, यहां इसलिए अव्यय साउंड ही नहीं ग्रेट कर रहा है। ठीक है, टीबी के जिस मरीज ने दवा का पूरा कोर्स किया वो ही सही हो गया। ठीक है, सिर्फ वही सही हुआ, हम ये भी चेक कर सकते हैं। देखो ना, टीबी के मरीज ने दवा का पूरा कोर्स किया और वह ठीक हो गया, तो मतलब जिसने पूरा कोर्स किया सिर्फ वही सही हुआ। तो आप ऐसे भी इसमें ऐड कर सकते हो, टीबी के जिस मरीज ने दवा का पूरा कोर्स किया था सिर्फ वह ही स्वस्थ हो गया। ठीक है, सिर्फ वह ही स्वस्थ हुआ, यहां पे क्या लिखोगे, हुआ, और अव्यय यहां पर करोगे सिर्फ वो ही। ठीक है, सिर्फ वो ही। ठीक है, वो ही स्वस्थ हुआ। ठीक है, तो यही आपको ध्यान रखना है। बदल तो जाएंगे, दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कौन सा अव्यय लिखना है, किसमें चेंजेस होने हैं, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, सुमन ने कुछ कहा और मैं मान गया। सुमन ने कुछ कहा और मैं मान गया, तो यहां पर सुमन ने कुछ कहा। ठीक है, दूसरा मैं मान गया, और ये बीच में और। अब जब सुमन ने कुछ कहा तब मैं मान गया, जैसा सुमन ने कहा मैं वैसा मान गया। ठीक है, ये सिंपल से जो सुमन कह रही है वो मैं मान रहा हूं, सिंपल सी एक चीज है। तो क्या होगा, जब सुमन ने कुछ कहा तब मैं मान गया। यहां पर हमने जब और तब जैसे अव्ययों को लगा दिया। नेक्स्ट आते हैं, वे निर्धन जरूर थे पर बहुत ही ईमानदार थे। वे निर्धन जरूर थे पर बहुत ही ईमानदार थे। तो पहला सेंटेंस वे निर्धन जरूर थे। ठीक है, दूसरा बहुत ही ईमानदार थे, बीच में पर। अब यहाँ पे आपसे मैं पूछ रही हूँ, वे निर्धन जरूर थे, सेंटेंस क्या ये हमें पूर्णता दे रहा है या अपूर्णता दे रहा है? वे निर्धन थे, ये जब सेंटेंस होगा तो पूर्ण है। जरूर शब्द लगाने से इस सेंटेंस में अपूर्णता आ रही है, ये संयुक्त वाक्य की कैटेगरी में नहीं आ रहा था। फिर आते हैं, यद्यपि वे निर्धन थे तथापि बहुत ही ईमानदार थे। ठीक है, वे यद्यपि वे निर्धन थे फिर भी वह बहुत ईमानदार थे, आप ऐसा दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने यद्यपि और तथापि जैसे शब्द लगाए। फिर आते हैं, वर्षा समाप्त हुई और पेड़ पौधे धुले हुए से नजर आने लगे। वर्षा समाप्त हुई, पेड़ पौधे धुले हुए से नजर आने लगे, बीच में और लगा है, पहला वाक्य है और ये दूसरा वाक्य है। वर्षा समाप्त हुई, जब वर्षा समाप्त हुई, क्योंकि ये सेंटेंस पूर्ण था तो हमने यहाँ पर क्या लगाया, जब वर्षा समाप्त हुई तब पेड़ पौधे धुले धुले से नजर आने लगे। ठीक है, धुले धुले हैं, पेड़ पौधे धुले धुले से नजर आने लगे या धुले धुले से प्रतीत होने लगे, आप ऐसे पर। लेकिन अगर हम एज इट इज ले रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, हमने इसको एज इट इज ले लिया, वो उसी तरीके से आ गया। तो यहाँ पर वाक्य रूपांतरण हमारे समाप्त होते हैं। वाक्य रूपांतरण समाप्त हुए, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। अब हम करने वाले हैं भेद बताओ। अब किस पर आएंगे, दूसरी चीज, क्योंकि अभी आपके पास सेंटेंस जो रखे जाएंगे वो दूसरी तरीके से भी रखे जाने हैं। जैसे क्या है यहाँ पर, भेद बताओ। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और रचना के आधार पर उनके भेद लिखिए। रचना के आधार पर 3 वाक्य हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और आपका तीसरा मिश्र वाक्य। बस सेंटेंस पढ़ना है और देखना है। सेंटेंस है आपके पास में, प्रातः जल्दी उठो और 1 घंटे नियमित रूप से व्यायाम करो। पहला सेंटेंस आपके पास जो आ रहा है यहाँ पर क्या है, प्रातः जल्दी उठो। सेंटेंस आपको देख के पहचानना है, क्योंकि आपको एमसीक्यूज में भी कैसे दिया जाएगा, सेंटेंस दे दिया गया, देने के बाद नीचे ऑप्शंस दे दिए गए। अब उन ऑप्शंस पे थे आपको टिक करना है। ऑप्शन में टिक जब आप तब करोगे जब आपको पता होगा कि वो सेंटेंस कौन सा है, तो उसके लिए प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए यहाँ पहचानिए, जो पहचानने का काम एमसीक्यूज में करोगे वो यहाँ पर कर लो। यहाँ पर क्या है, प्रातः जल्दी उठो, सेंटेंस क्या है, प्रातः जल्दी उठो, पहला सेंटेंस है आपके पास में। दूसरा सेंटेंस है 1 घंटे नियमित रूप से व्यायाम करो। दूसरा सेंटेंस है, बीच में आपका समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय लगा हुआ है। तो कौन सा, आप देखो इतने पे भी ना पहचान पाओ तो चलो अब इसमें हम एक और आपके लिए सरल करते हैं।
प्रातः जल्दी उठो, जब ये सेंटेंस आप पढ़ोगे तो आपको ये पूर्णता लग रही है, प्रातः जल्दी उठो। अक्सर आपसे लोग कहते हैं कि सुबह जल्दी उठा करो, प्रातः जल्दी उठो, तो यहाँ पर ये वाक्य पहला वाला पूर्ण है। तो इस कंडीशन में ये कौन सा वाक्य हुआ, यहाँ पर दो सेंटेंस है, बीच में समानाधिकरण अव्यय लगा हुआ है, पहला वाक्य पूरा है, तो सीधे सीधे यहाँ पर हो रहा है ये संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य, क्योंकि संयुक्त वाक्य सारे नियम ये सेंटेंस पूरा करता है। सेकंड पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरीज दवाएं लेने अस्पताल गया। क्या है, मरीज दवाएं लेने अस्पताल गया। इसमें सिंपल आप जो देख रहे हो नियम के हिसाब से हमें यहाँ पर एक ही वाक्य दिख रहा है, तो इजी से हम बोल सकते हैं ये सरल वाक्य है। इसमें आप बात किसके लिए कर रहे हो, मरीज के लिए, तो मरीज हमारा क्या है, ये हमारा उद्देश्य है, ये क्या है, उद्देश्य है। दूसरा दवाएं लेने गया, ये हमारा क्या है, विधेय है। जहां पर सेंटेंस में एक उद्देश्य एक विधेय हो, जहां पर सिर्फ एक उद्देश्य और एक विधेय हो, वहां पर क्या होता है आप बताओ। सिंपल एक सरल वाक्य होगा, एक उद्देश्य होगा, एक विधेय होगा, तो वो हमारा क्या हो जाता है, सरल वाक्य होता है। कौन सा वाक्य होता है, सरल वाक्य। प्रश्न संख्या 2 है, अध्यापक आए और कक्षा में शोर बंद हो गया। अध्यापक आए और कक्षा में शोर बंद हो गया। यहाँ पर दो सेंटेंस है, ठीक है। सबसे पहले जो हमें दिखाई दे रहा है ये दो सेंटेंस है। जहाँ दो सेंटेंस होते हैं वहाँ दो पॉसिबिलिटी होती हैं, पहली संयुक्त वाक्य की और दूसरी मिश्र वाक्य की, ठीक है। अब इसको जांचना हम शुरू करते हैं, तो दो हम पहले सेंटेंस निकाल लेते हैं। अध्यापक आए और शोर बंद हो गया, दूसरा सेंटेंस, और ये रहा पहला सेंटेंस। तो अभी यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास चल रही हैं, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य की। सरल वाक्य अपने आप डिसकंटिन्यू हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो सेंटेंस है। फिर उसके बाद जो दूसरी पॉसिबिलिटी इसमें हमें चेक करनी होती है, संयुक्त वाक्य में पहला वाक्य पूर्ण होता है और मिश्र वाक्य में पहला वाक्य अपूर्ण होता है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, अध्यापक आए, जब ये वाक्य हम पढ़ रहे हैं तो हमें क्या लग रहा है, ये वाक्य पूर्ण है या अपूर्ण है। अध्यापक आए, अध्यापक आ गए, हम क्या बोलेंगे, हमें आ गए ऐसे भी बोल सकते हैं। अध्यापक आए, तो हम यहाँ पर हमें क्या लग रहा है, पहले वाक्य में पूर्णता लग रही है, तो यानी कि ये संयुक्त वाक्य में आया। अब यहाँ पर आप और जैसा जो अव्यय देख रहे हैं ये समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय है, तो सीधे सीधे हमारा यहाँ पर क्या हो गया, ये एक संयुक्त वाक्य के सारे नियमों को देख रहा है, तो ये है संयुक्त वाक्य। तीसरा आते हैं, परिश्रमी मजदूरों को सभी काम पर बुलाते हैं। क्या है, परिश्रमी मजदूरों को सभी काम पर बुलाते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान है ना, इसमें तो कुछ नहीं, आप सिंपल देख रहे हो, एक ही सेंटेंस है, और एक सेंटेंस कौन से वाक्य में होता है, सिंपल सरल वाक्य में होता है, तो हमें इसमें कुछ करना ही नहीं है, देखते ही सीधे बता देना है कि सरल वाक्य है ना। नेक्स्ट आते हैं, जो लोग धनवान होते हैं उन्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। जो लोग धनवान होते हैं उन्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। यहाँ पर दो सेंटेंस है, तो पॉसिबिलिटी दो है, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य की। सबसे पहले है, जो लोग धनवान होते हैं उन्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो यहाँ पर दो सेंटेंस है, पहला और दूसरा, ठीक है। तो पहली पॉसिबिलिटी तो हमें मैच कर गई कि दोनों हैं, यानी कि संयुक्त वाक्य होगा या मिश्र वाक्य होगा। अब इन दोनों को हमें कैसे अलग अलग करना है, सेकेंड पॉसिबिलिटी पे आते हैं। क्या है वो, कि आपको देखना है पहला वाक्य पूर्ण है या अपूर्ण है। पहला सेंटेंस पढ़िए, जो लोग धनवान होते हैं, जो लोग धनवान होते हैं तो क्या, हमने सेकेंड वाक्य हमारे सामने लिखा ही नहीं है, सेकेंड वाक्य को भूल जाओ, सिर्फ फर्स्ट वाक्य को देखो। फर्स्ट वाक्य में क्या लिखा है, जो लोग धनवान होते हैं, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो हमें ये क्या लग रहा है, अधूरापन लग रहा है, अधूरापन लग रहा है ना, तो जहां अधूरापन है वहां पर हम क्या देखते हैं, मिश्र वाक्य है, तो संयुक्त वाक्य हट गया, सीधे सीधे मिश्र वाक्य निकल आया, मिश्र वाक्य। अब यहाँ पर जो है उन्हें तो आपका क्या नाम सर्वनाम शब्द हो गया, ये अव्यय नहीं है, तो जो हमारा यहाँ पर एक ऐसा अव्यय लगा है जिसकी वजह से ये सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड हो जाता है, तो ये हमारा बन गया मिश्र या मिश्रित वाक्य। चलिए चेक करते हैं, ऑप्शन सही है, देखिए मिश्र वाक्य, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, जैसे ही मोहन आया श्याम ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया, ठीक है। जैसे ही मोहन आया, श्याम ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया।
अब बताइए यहाँ पर क्या है। यहाँ पर क्या आपको दो सेंटेंस दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं। क्यों नहीं दिख रहे हैं भाई? जैसे ही मोहन आया, ठीक है, ठीक है, श्याम ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया, तो ये हमें किस नियम की तरफ फॉलो कर रहा है? कौन सा नियम हमें फॉलो करता हुआ दिखाई दे रहा है? इसमें दो पॉसिबिलिटी हमें दिखाई दे रही है, ध्यान रखिएगा। पहली चीज है कि ये आपका संयुक्त वाक्य हो सकता है, दूसरा आपका यहाँ पर मिश्र वाक्य हो सकता है। दो चीजें हो सकती हैं, लेकिन मिश्र वाक्य की कैटेगरी में अभी भी ये अपूर्णता में है, ठीक है। अभी मिश्र वाक्य की कैटेगरी को ये पूरी तरीके से पूर्ण नहीं कर रहा है, जबकि आएगा ये मिश्र वाक्य में ही। पहली बात तो ये सरल वाक्य में नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पर देखोगे, मोहन के आते ही श्याम ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया। अगर सरल वाक्य होता तो ये होता, ठीक है। अगर इसे हम सरल वाक्य में देखें तो होता, मोहन के आते ही श्याम ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया। ये सरल वाक्य होता। अगर इसका संयुक्त वाक्य होता, मोहन आया और श्याम ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया। अब मिश्र वाक्य में है तो क्या होगा? जैसे ही मोहन आया वैसे ही श्याम ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया। मतलब ये आ तो रहा मिश्र वाक्य की कैटेगरी में है, लेकिन जो है फिर भी थोड़ी सी इस सेंटेंस में कमी है। अब जो सेंटेंस दिया गया उस सेंटेंस की कमी को हम तो पूरा नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको बता रही हूं कि इस सेंटेंस में ये कमी है, ठीक है। लेकिन ये आ किस में रहा है? मिश्र वाक्य की कैटेगरी में, क्योंकि पहले वाक्य में हमारे पास अपूर्णता है, क्योंकि उसमें जैसे जैसा व्याधिकरण अव्यय लगा हुआ है, इसलिए ये पहला जो सेंटेंस है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड हो रहा है। तो सही हमारा ये क्या होगा? मिश्र वाक्य में। प्रश्न संख्या 7, उसने अपना आपा खोया और कटु वचन बोलने लगा। तो यहां पर क्या है? उसने अपना आपा खोया। पहला वाक्य जो आप देख रहे हो वो सीधे सीधे आपका जो आ रहा है पूर्ण है। उसने अपना आपा खोया, ये पूरी तरीके से पूर्ण है। क्या है? पूर्ण वाक्य है ये पहला वाला। और कटु वचन बोलने लगा, ये भी स्वतंत्र दिख रहा है और बीच में है। स्वतंत्र का मतलब होता है कि वो उसका अर्थ किसी दूसरे वाक्य के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, वो अपने आप में अपनी पूर्णता को व्यक्त कर रहा है, ठीक है ना। मतलब वो सेंटेंस अपने आप में पूरी तरीके से सारे अर्थ को व्यक्त कर रहा है। ये ऐसा नहीं है कि इसका अर्थ किसी दूसरे वाक्य के ऊपर है। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो? उसने अपना आपा खोया, ये पहला वाक्य पूरा है, बीच में समानाधिकरण अव्यय लगा हुआ है, इस वजह से ये संयुक्त वाक्य की कैटेगरी में आता है। प्रश्न संख्या 8 है, सवेरा होते ही पक्षियों के कलरव से आसमान गूंज उठा। अब यहां पर आप क्या देख रहे हो? सिंपल एक सीधा सरल वाक्य है, तो ये सरल वाक्य की कैटेगरी में आया। आप देख रहे हो ना, सवेरा होते ही पक्षियों ने कलरव से आसमान गूंज उठा। तो यहाँ पर दो वाक्य तो है ही नहीं। सरल वाक्य तो आप एक ही बार में पहचानो, जब दो वाक्य होते हैं तो हमें पॉसिबिलिटीज ढूंढनी पड़ती हैं। सरल वाक्य तो आप आंख बंद करके तुरंत पहचान लोगे, आप वाक्य पढ़ोगे और तुरंत देख लोगे यहाँ दो वाक्य हैं कि एक वाक्य है। अगर दो वाक्य है तो उसमें पॉसिबिलिटी रहती है संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य की होने की, लेकिन जब सीधा एक ही सेंटेंस दिया है तो वो सीधे सीधे आपका सरल वाक्य में आता है। तो ये है हमारा सरल वाक्य। प्रश्न संख्या 9 है, आंधी आई और धूल उड़ने लगी। अब इसमें आप क्या देख रहे हो? इसमें भी दो सेंटेंस है। पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई ये संयुक्त वाक्य भी हो सकता है और मिश्र वाक्य भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप पहला जो सेंटेंस देख रहे हो वो क्या है? आंधी आई, दूसरा है धूल उड़ने लगी, बीच में समानाधिकरण अव्यय लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका? सीधे आप बताओ, पहला वाक्य जब हम पढ़ रहे हैं आंधी आई, तो ये हमें तो पूरा ही पूरा लग रहा है, हमें तो अधूरापन तो कहीं से लग ही नहीं रहा है। तो अब हम क्या करें? जब हमें पूरा लग रहा है तो जाहिर सी बात है ये हो गया संयुक्त वाक्य में। अधूरा होता, जैसे ही आंधी आई वैसे ही धूल उड़ने लगी, आंधी आते ही धूल उड़ने लगी, सरल वाक्य हो गया। जैसे ही आंधी आई वैसे ही धूल उड़ने लगी, मिश्र वाक्य हो गया। आंधी आई और धूल उड़ने लगी, संयुक्त वाक्य हो गया। ये देखिए संयुक्त वाक्य। आप जैसे देख रहे हो ना कि हर वाक्य को मैं हर तरीके से तब्दील कर ले रही हूँ, तो ये मेन क्या होता है? प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं अभी तक आप लोगों को कई बार इस बारे में पढ़ा चुकी हूँ, तो इसलिए मेरे को ये सारी चीज़ें क्या है, ज़बानी रट चुकी हैं। अब आपको ज़बानी अगर नहीं रटनी कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम थोड़ी प्रैक्टिस करो, कम से कम एग्जाम तक तो आपको ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो क्लियर तो हैं, लेकिन इनको जब तक आप बहुत सारे सेंटेंस सॉल्व नहीं करोगे
तब तक जो है आप नहीं करोगे। अब उससे बोलोगे कैसे, हम कहाँ से इतने सारे सेंटेंस लाएं, तो सिंपल एक तरीका मैं आपको बताती हूँ। मैं जो भी वीडियो है उसमें जैसे ही आपके सामने सेंटेंस आता है, वीडियो को पॉज कर दो, वीडियो को क्या करो, पॉज करो, अपने आप पढ़ो और उस सेंटेंस को खोजो, उस सेंटेंस को पढ़ो, देखो क्या है, फिर उसके बाद मेरा वीडियो स्टार्ट करो और देखो जो आंसर मैं दे रही हूँ वो आंसर आपका मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंस देख लेंगे और उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आते हैं अब नंबर 10 पे। अपने अथक परिश्रम से उसने असंभव को भी संभव बना दिया। अपने अथक परिश्रम से उसने असंभव को भी संभव बना दिया। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, यहाँ पर तो एक ही सेंटेंस है, सीधे सीधे आपका सरल वाक्य। अब इसमें से मैं आपके लिए एक क्वेश्चन खड़ा करती हूँ, ठीक है। चलो, कह रहे हैं ना जो चीज़ें हैं उसमें से तमाम क्वेश्चन खड़े हो सकते हैं। मान लो ये सेंटेंस आपके सामने दिया है कि भेद बताओ, तो हमने ये बता दिया कि भाई ये तो सरल वाक्य है, ठीक है। चलो हम निकाल के दिखा देते हैं, आंसर तो सरल वाक्य ही है, ये देखो सरल वाक्य। लेकिन अब अगर हम इसमें आपसे बोलें कि इसमें उद्देश्य ढूंढो तो क्या है, आप उद्देश्य ढूंढ पाओगे? इसमें उद्देश्य क्या है बताओ। अपने अथक परिश्रम से उसने असंभव को भी संभव कर दिखाया। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं उसने के बारे में। तो उसने हमारा उद्देश्य है, उसने हमारा क्या उद्देश्य है, क्योंकि उसने ही यह काम किया है तो उसने उद्देश्य है। विधेय क्या हुआ, अपने अथक परिश्रम से असंभव को भी संभव बना दिया। जरूरी नहीं है कि उद्देश्य वाक्य के शुरू में ही आए, इट्स नॉट कंपल्सरी। आपको देखना है कि जब आप वाक्य पढ़ोगे तो कहाँ पर उद्देश्य आ रहा है, किसके बारे में बात हो रही है, पूरे सेंटेंस में हमें देखना है। बहुत ही सुंदर इमारत है ताजमहल, तो हमने इस पूरे सेंटेंस में किसके बारे में बात करी, हमने ताजमहल के बारे में बात करी, जो कि एकदम उसके एंड में, वाक्य के एंड में आ रहा है। तो जरूरी नहीं है कि उद्देश्य वाक्य के शुरू में ही आए, वो मिडिल में भी आ सकता है। इस तरीके से आपने देखना, यहाँ पर जो उद्देश्य है वो बीच में है, विधेय होगा अपने अथक परिश्रम से असंभव को भी संभव बना दिया। नेक्स्ट है, मजदूरी पाते ही मजदूर घर चला गया। मजदूरी पाते ही मजदूर घर चला गया। सीधे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ही सेंटेंस है, ये सरल वाक्य में आएगा। अब अगर हम इसमें उद्देश्य ढूंढे तो आप ढूंढ पाओगे उद्देश्य? बताओ किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हम मजदूर के बारे में बात कर रहे हैं और मजदूर मिडिल ऑफ द सेंटेंस है। उद्देश्य है मजदूर, मजदूरी पाते ही घर चला गया, ये हमारा विधेय है। वर्षा समाप्त हुई और इंद्रधनुष निकल आया। यहाँ पर हमारे पास में दो सेंटेंस दिए गए हैं, तो यहाँ पर ये आपका संयुक्त वाक्य भी हो सकता है, मिश्र वाक्य भी हो सकता है। वर्षा समाप्त हुई, इंद्रधनुष निकल आया, ये रहा पहला सेंटेंस, ये रहा दूसरा सेंटेंस और बीच में रहा अव्यय। अब बताइए, पहला सेंटेंस पढ़िए, आप अव्यय के फेर में मत ही जाओ, ठीक है। आप लोग को एग्जाम्स में बहुत ही जल्दी जल्दी करना होता है ना, तो अव्यय के फेर में मत जाओ। सबसे पहले आपको जैसे दो सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं, पहला सेंटेंस पढ़ो। पहला सेंटेंस पढ़ते ही आपको अगर पूरा लग रहा है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है वर्षा समाप्त हुई, पहला सेंटेंस पूरा है। अगर हम बोले जैसे ही वर्षा समाप्त हुई, पहला सेंटेंस अधूरा है ना। तो आपको मेन जो फोकस करना है वो देखना है कि पहला सेंटेंस क्या है। भाई पूरा अगर एक सेंटेंस है तो सीधे सीधे सरल वाक्य में है, दो सेंटेंस है तो आपको क्या देखना है, पहला सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है, दूसरे सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है। तो दूसरा सेंटेंस भी चलो हटा दो, पहला सेंटेंस देखो, पहला सेंटेंस पूरी तरीके से पूरा है या अधूरा है। यानी कि पहला जो सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं वो अपने आप में पूरा अर्थ दे रहा है या उसका अर्थ दूसरे सेंटेंस में जाकर हमें मिल रहा है। तो अगर हमें पहले सेंटेंस में पूरा अर्थ मिल रहा है तो वो स्वतंत्र है, यानी कि वो हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, वर्षा समाप्त हुई, पहला सेंटेंस अपने आप में पूरी तरीके से पूरा है, तो ये हमारा हो जाता है क्या, ये है संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य है, संयुक्त वाक्य। अब आते हैं नंबर 13, यहाँ पर है, धनवान होने पर भी हमें दयालु बने रहना चाहिए। एक सेंटेंस है, सिंपल एक सेंटेंस है, तो एक सेंटेंस किस में होता है, वो होता है आपका सरल वाक्य में। सरल वाक्य निकला है। अब सरल वाक्य में जो दूसरा क्वेश्चन निकल सकता है वो है उद्देश्य और विधेय का। उद्देश्य बताओ कहाँ पर है ये, उद्देश्य बताओ। धनवान होने पर भी हमें दयालु बने रहना चाहिए, तो यहाँ पर जो हमें शब्द है, हमारे बारे में बात हो रही है, ठीक है ना।
तो हम कौन हो गए, हम उद्देश्य हो गए। बाकी सेंटेंस धनवान होने पर भी दयालु बने रहना चाहिए, ये विधेय हो गया। जैसे ही नाटक समाप्त हुआ वैसे ही दर्शक घर जाने लगे। ठीक है, जैसे ही जो है नाटक समाप्त हुआ वैसे ही दर्शक घर जाने लगे। चलिए अब इस सेंटेंस में सबसे पहले तो हम खोजेंगे कि ये भेद क्या है, फिर उसके बाद खोजेंगे मुख्य वाक्य क्या है, उसके बाद खोजेंगे कि अगर आश्रित उपवाक्य जो है वो कौन सा भेद है। अब एक ही सेंटेंस में मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगी। यहाँ पर क्या है, जैसे ही नाटक समाप्त हुआ, ये पहला सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस है वैसे ही घर जाने लगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या निकल कर आया, सबसे पहली चीज, पहला वाक्य जब हम पढ़ रहे हैं तो ये अपूर्ण है, जैसे ही नाटक समाप्त हुआ, तो ये सीधे सीधे किस में आ गया, मिश्र वाक्य की कैटेगरी में आ गया। ठीक है, किस में आ गया, ये मिश्र वाक्य की कैटेगरी में आ गया। तो ये तो मिश्र वाक्य हो गया, आंसर हमें मिल गया, भेद बताओ का आंसर मिल गया। लेकिन अब मैं आपसे क्या बोल रही हूं कि अब आपको बताना है कि इसमें मुख्य वाक्य कौन सा है और आश्रित उपवाक्य कौन सा है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, जैसे ही नाटक समाप्त हुआ वैसे ही दर्शक घर जाने लगे। अब यहां पर दो क्रियाएं हैं, एक तो नाटक का समाप्त होना और दूसरा घर जाना। तो रिसेंटली कौन सी घटी है मुझे पहले बताओ। ठीक है, मतलब दो क्रियाएं हैं, सबसे बाद में कौन सी क्रिया घटी है, नाटक पहले समाप्त हुआ है या दर्शक पहले घर, पहले बाद में क्या हुआ है, बाद में नाटक समाप्त हुआ है या बाद में दर्शक घर जा रहे हैं। जो काम सबसे बाद में हो रहा है वही मुख्य क्रिया होगी, ध्यान रखना। तो यहां पर दर्शकों का घर जाना ये सबसे बाद में हुआ है, क्योंकि अगर नाटक चल रहा होता तो दर्शक घर नहीं जाते, सही बात है ना। तो यहां पर सीधे से मतलब है कि पहले नाटक समाप्त हुआ है उसके बाद दर्शक घर जा रहे हैं। तो इसलिए यहां पर नाटक समाप्त होना बाद की क्रिया है, तो ये हमारा जो है ये मुख्य उपवाक्य है। क्या है, ये मुख्य उपवाक्य है। अब हम आते हैं, जब ये हमने निकाला तो ये हमारा है आश्रित उपवाक्य, ये हमारा क्या है, ये आश्रित उपवाक्य है। अब आपको बताना है इसमें भेद कौन सा है। आश्रित उपवाक्य तीन भेद हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, अब हमने यहां पर आपको पहला समझाया था, संज्ञा उपवाक्य में जो मेन चीज होती है उसमें की लगा होता है। कौन सा लगाता है, संज्ञा उपवाक्य में की लगा होता है। तो क्या यहां पर कहीं की लगा है, तो नहीं लगा है, तो यानी कि संज्ञा उपवाक्य नहीं। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, विशेषण उपवाक्य और दूसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य में हमने आपको क्या समझाया था कि मुख्य उपवाक्य में जो भी संज्ञा होती है उसकी विशेषता हम जो है किस में बताते हैं, आश्रित उपवाक्य में बताते हैं। अब इसमें संज्ञा कौन है, इसमें संज्ञा बताइए क्या है, इसमें दर्शक संज्ञा है, घर संज्ञा है। ठीक है, अब इनकी विशेषता क्या इसमें बताई जा रही है, जैसे ही नाटक समाप्त हुआ, क्या इसमें इनकी विशेषता बताई जा रही है, नहीं, इसमें तो क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। घर जाने की विशेषता यह है कि नाटक समाप्त हुआ है, तो ये क्या हुआ, क्रिया विशेषण हुआ। ये कौन सा हुआ, क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण में कुछ शब्द लगे होते हैं, मैंने आपको बताया था उनकी पहचान थी, जब, ज्यों, त्यों, जैसे, ये सब लगे होते हैं, जब, ज्यों, जैसे। ठीक है, और तो ये चार तरीके के जो हैं वो क्रिया विशेषण की शुरुआत में लगे रहते हैं। अब यहाँ पर देखो जैसे लगा है, तो ये हमारा कौन सा आश्रित उपवाक्य है, ये है क्रिया विशेषण। कौन सा है, ये है क्रिया विशेषण उपवाक्य। ठीक है, एक मिश्र वाक्य से क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है मैंने वो सब आपको बताया। एग्जाम में एक तरीके से और पूछा जाएगा, किसी एक के नीचे अंडरलाइन कर दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये क्या है, मुख्य उपवाक्य है, आश्रित उपवाक्य है, या सरल वाक्य है, या संयुक्त वाक्य है, तो आप उसमें बता दोगे। फिर उसके बाद अगर ये दूसरा पूछा जा सकता है कि ये उपवाक्य कौन, ये आश्रित उपवाक्य का कौन सा भेद है, वो आपको बताना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने एक सेंटेंस में आपको ये सारी चीजें क्लियर कर दी, और आंसर है मिश्र वाक्य जो मैंने निकाला था। नेक्स्ट आते हैं, जैसे ही महात्मा जी आए वैसे ही भीड़ उनके स्वागत में खड़ी हो गई। दो सेंटेंस हैं,
सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, जैसे ही महात्मा जी आए, दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर दो सेंटेंस है, जैसे ही महात्मा जी आए, पहला सेंटेंस यहाँ पर ये है, और वैसे ही भीड़ खत्म हो गई, जैसे ही आए वैसे ही भीड़ खत्म हो गई, दो सेंटेंस है तो संयुक्त वाक्य हो सकता है, मिश्र वाक्य हो सकता है, लेकिन यहाँ जैसे और वैसे दो अव्यय लगे हुए हैं, दो अव्यय लगे हैं, तो जहां दो अव्यय लगे हों और एक अव्यय की वजह से पहला सेंटेंस दूसरे पर डिपेंड हो जाए तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा कहलाता है मिश्र वाक्य। कौन सा वाक्य कहलाता है, मिश्र वाक्य। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। चुनाव निकट आते ही नेताओं को जनता के दुख दर्द याद आने लगते हैं। कितने सेंटेंस हैं, एक सेंटेंस है तो सीधा आसान है, एक सेंटेंस है तो सरल वाक्य है, सिंपल। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्या उद्देश्य है क्या विधेय है। सरल वाक्य में दूसरा क्वेश्चन यही बन सकता है, क्या उद्देश्य है क्या विधेय है। आप देखिए, चुनाव निकट आते ही नेताओं को जनता के दुख दर्द याद आने लगते हैं। पूरे सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम नेताओं के बारे में बात कर रहे हैं, तो नेताओं क्या हुआ, उद्देश्य हुआ, और चुनाव निकट आते ही जनता के दुख दर्द याद आने लगते हैं, ये विधेय हो गया। प्रश्न संख्या 18 है, योगाचार्य ने कहा कि प्रतिदिन 1 घंटा योग करना चाहिए। अब यहाँ पर जो है सेंटेंस देखिए, चलिए अब यहाँ पर बड़ा अच्छे से आपको एक हम एग्जाम्पल समझा रहे हैं। पहली चीज तो हम पता करते हैं सेंटेंस कौन सा है, योगाचार्य ने कहा कि प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। दो सेंटेंस हैं, ये पहला सेंटेंस है और ये दूसरा सेंटेंस है, ठीक है। पहला सेंटेंस है योगाचार्य ने कहा, अब हम रुक गए, अब आप इंतजार कर रहे हो कि योगाचार्य ने क्या कहा, यानी कि क्या हुआ, वाक्य में अधूरापन है। हम जब कोई सेंटेंस बोलें और उसके बाद हम अभी और भी आगे इंतजार करें कि कुछ है, तो इसका मतलब क्या है, वाक्य में अधूरापन है। तो ये हमारा किस कैटेगरी में आया, ये मिश्र वाक्य है ना। अब मिश्र वाक्य है तो अब आपको बताना है कि मुख्य उपवाक्य कौन सा है और आश्रित उपवाक्य कौन सा है। आप बता सकते हैं, सब लोग कुछ तो बताइए, कुछ तो पता होगा आप लोगों को। इसमें सिंपल है, योगाचार्य ने कहा, कहना जो है वो हमारा मुख्य उपवाक्य है। ये कौन सा है, मुख्य उपवाक्य है, ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं, दूसरा ये जो सेंटेंस हुआ ये हुआ हमारा आश्रित उपवाक्य। कौन सा हो गया, ये आश्रित उपवाक्य हो गया। हो गया क्लियर। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है आश्रित उपवाक्य का कौन सा भेद है। सिंपल, बहुत आसान है, कुछ दिमाग नहीं लगाना। सबसे देखो यहाँ पर की लगा है, जिस भी सेंटेंस के मिश्र वाक्य में जिस सेंटेंस के स्टार्टिंग में की लगा है, की अव्यय है लगा हुआ है, तो वो हमारा होता है संज्ञा उपवाक्य। कौन सा होता है, संज्ञा उपवाक्य। ये है हमारा संज्ञा उपवाक्य का भेद, सेकंड वाला हमारा संज्ञा उपवाक्य। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और क्लियर कर दूं, दो तरह की होती है, एक तो पहली की ये होती है और दूसरी की ये होती है। आप में से बहुत सारे लोग जो हैं इसको लेकर कंफ्यूज रहते हो कि कौन सी क्या की होती है। ये हमेशा सेंटेंस वाक्य के बीच में आएगी, ध्यान रखना। कोई भी वाक्य पढ़ रहे हो, मैंने कहा, मैं क्या है ना, मैं उसके लिए कोई भी सेंटेंस जहाँ पर की लग रहा हो वो हमेशा सेंटेंस के बीच में आएगी बड़ी की। तो ये हमारा क्या होता है, ये कारक होता है। ये क्या होता है, कारक। कौन सा होता है कारक, ये संबंध कारक होता है, संबंध बोधक कारक, संबंध बोधक कारक, ठीक है। संबंध कारक या संबंध बोधक कारक कोई भी बोलो, क्योंकि ये एक का संबंध दूसरे से बताता है। फिर ये की जो होती है, ये वाली की, ये हमारी कहलाती है अव्यय। क्यों, क्योंकि ये किसी भी कंडीशन में अपने रूप को नहीं बदलती है। आप किसी भी सेंटेंस में लिंग बदल लो, वचन बदल लो, काल बदल लो, कुछ भी बदल लो, ये की ही रहेगी। तो ये होती है अव्यय, और ये हमेशा दो वाक्यों के बीच में लगती है। जहां ये की दो शब्दों के बीच में लगेगी, दो शब्दों के बीच में लगेगी, वहां पर ये की दो वाक्यों के बीच में लगेगी। कहाँ लगती है, दो वाक्यों के बीच में। ये आपको ध्यान रखना है,
तो यहाँ पर आप देख रहे हो योगाचार्य ने कहा प्रतिदिन 1 घंटा योग करना चाहिए, तो 2 सेंटेंस के बीच में की लग रहा है ना, तो ये अव्यय है और ये हमारा यहाँ पर संज्ञा उपवाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकला, मिश्र वाक्य, जैसे मैंने बोला था। चलिए नेक्स्ट आते हैं, जो परिश्रमी होते हैं वे काम से नहीं डरते। पहला वाक्य आप देख रहे हो क्या है, पहला वाक्य देखिए, जो परिश्रमी होते हैं, ये हमारा पहला वाक्य है, वे काम से नहीं डरते। दूसरा वाक्य यहाँ पर लगा है अव्यय जो। तो पहली चीज तो आप यहाँ पर ध्यान देना, मैंने जो एक चीज आपको और एक चीज बता रखी है ना कि आपको जब 2 वाक्य हो तो पहला वाक्य देखो वो पूर्ण है कि अपूर्ण है। अगर पूर्ण है तो स्वतंत्र क्या कहते हैं संयुक्त वाक्य, अगर अपूर्ण है तो वो मिश्र वाक्य। अच्छा, संयुक्त वाक्य में एक बात ये भी होती है, जो वाक्य पूर्ण होता है पहला वाला वाक्य, उसमें किसी तरह के अव्यय का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, जबकि यहाँ पर आप देख रहे हो पहले वाक्य में अव्यय का इस्तेमाल किया गया है। तो ये हमारा सीधे सीधे क्या हो गया, ये मिश्र वाक्य, क्योंकि जो परिश्रमी होते हैं, ठीक, हमने सिर्फ इतना बोला, जो परिश्रमी होते हैं। इसको सुनने के बाद आपको क्या लगा, अरे अभी तो आगे बहुत कुछ है, यानी कि कुछ मैम ने बोला नहीं है। तो ये क्या है, अभी ये पूरे अर्थ को व्यक्त नहीं कर रहा है, इसलिए ये हो गया हमारा मिश्र वाक्य। अब हमारा आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। बत्ती हरी होते ही गाड़ी चल पड़ी। अरे लास्ट वाला तो आंसर बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन निकला भाई ये तो। हम तो समझे कि थोड़ा कुछ समझाने का मौका मिलेगा, लेकिन नहीं, बत्ती हरी होते ही गाड़ियां चल पड़ी, सिंपल एक वाक्य है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, सरल वाक्य है। ठीक है, किसके बारे में हमने यहाँ बात करी, हमने गाड़ियों के बारे में बात करी या हम बत्ती के बारे में बात कर रहे हैं। जाहिर सी बात है यहाँ अब, अच्छा ये भी एक कन्फ्यूजन है कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं वाक्य में। सिंपल बात, क्रिया देख लो किससे संबंधित है, सिंपल ये देखो क्रिया किससे संबंधित है, क्रिया चल पड़ी, ठीक है, तो सीधे सीधे गाड़ियों से है। तो हमने यहाँ किसके बारे में बात करी, गाड़ियों के बारे में। तो गाड़ियाँ हमारा क्या हो गया, उद्देश्य, और बाकी हो गया विधेय। ठीक है ना। आई होप मैंने जितना समझाने की कोशिश करी है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी हर पॉसिबिलिटीज़ के साथ आपको क्लियर करने की कोशिश करी है। एक क्वेश्चन से जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते थे सभी बताए हैं। तो इसी तरीके से थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहिए, आप बहुत आसानी से इस पूरे टॉपिक को समझ जाएंगे। लेकिन हाँ, अभी जो मूल रूप से हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वो कराना अभी मुझे बाकी है। यानी कि अब हम जो लेकर आएंगे वो हैं हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो इसी टॉपिक से रहेंगे। उनको हम फिर से बहुत ध्यान से करने वाले हैं ताकि हम अच्छे से सारी चीज़ें हमारे दिमाग में क्लियर हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें इसी चैप्टर के हम MCQs करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।